आज फिर से बाजार में है उतार चढ़ाव के बीच कारोबार। एक इंडेक्स हरे निशान में तो एक लाल निशान में, और ऊपर नीचे दोनों ही तरफ के लगातार ट्रेड्स। ऐसे में आखिरी 1.5 घंटा क्या होगा, कैसा रहेगा और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह का एक्शन हो सकता है आखिरी 1.5 घंटे में, ग्लोबल क्यूज की कितनी अहमियत है, और ये जो मिला जुला एक्शन है, बैंक्स पर दबाव पर निफ्टी पर एक्शन, वो किस लिए हो रहा है। उससे पहले सर बताएं, बड़ी बात है क्या? 5 दिनों की गिरावट के बाद ऐसा लगा कि आज ब्रेक लग रहा है। लगा हुआ है भी, लेकिन सिर्फ निफ्टी पर। निफ्टी हरे निशान में है, अभी भी मजबूती के साथ 0.5% ऊपर है। यहाँ पर ट्रेड होता दिख रहा है 14,750 के करीब, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव है और वजह है HDFC बैंक। कल ये मजबूत दिख रहा था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर HDFC बैंक दिख रहा है और ये बैंक निफ्टी पर दबाव बना रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक भी कमज़ोर है। प्राइवेट बैंक्स को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर इंडेक्स मजबूत है। तो एक ये इंडेक्स है जो प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, स्पेशली रियल एस्टेट और मेटल। तो लगातार दूसरे दिन जबरदस्त परफॉर्म करते हुए 3% मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स भी 75 से 100 पॉइंट मजबूत है और यूरोप आधा % मजबूत है। तो अमेरिका से कोई समस्या नहीं, यूरोप से कोई समस्या नहीं, निफ्टी से कोई समस्या नहीं, सिर्फ बैंक निफ्टी, यही समस्या है सारी। क्यों सर इतनी? हाँ, क्यों, ये सवाल बड़ा है दीप। लेकिन जो समझ में आ रहा है कारण वो ये हो सकता है कि बचे हुए समय में, इस साल का जो बचा हुआ समय है 5 हफ्ते, इन 5 हफ्तों में ऐसा समझा जा रहा है कि लगभग 80,000 करोड़ के OMOs हो सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि सिस्टम में से लिक्विडिटी निकल सकती है। और इसकी आशंका से थोड़े से बॉन्ड यील्ड्स मजबूत हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों का आज का ये ट्रेंड नजर आ रहा है और उसके चलते शायद बैंक शेयरों पर, बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर दबाव हो। अच्छा। एक आप कारण ढूंढकर कोरिलेशन निकालने की कोशिश, मैं फिर कह रहा हूँ ये पोस्टमार्टम है, डायग्नोसिस नहीं है। जी। हाँ, तो दोनों भाई गिर रहा तो आपको कुछ तो ढूंढना तो पड़ेगा ना, क्यों गिर रहा है ना भाई। कोई बीमार है, आप जाते तबीयत बजा रहे, भाई क्या हो गया, आपको पता है बीमार है, तो उसको ये तो अच्छा बीमार हो, तो भाई तुम आए इसीलिए ना तबीयत पूछने थे, तो पता है बीमार है, तो फिर आप दूसरा सवाल ये क्यों बीमार हो, क्या हो गया, तो वो फिर क्या हो गया वाला काम। बैंक निफ्टी भाई तुम क्यों बीमार हो, हाँ, तो फिर पता चला कि थोड़े से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने की जो डर है, उस वजह से बैंक निफ्टी की तबीयत थोड़ी नासाज है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा एक ये प्रेशर बनने का डर है कि हो सकता है आने वाले समय में थोड़े से बॉन्ड यील्ड्स बढ़े। वैसे भी देखिए, मार्च के महीने में आमतौर पर सिस्टम से लिक्विडिटी निकलती है। वैसे इस वक्त सिस्टम में लिक्विडिटी की समस्या है नहीं, भरपूर पैसा है जी। आपके हमारे पास नहीं है सिस्टम में, आप और हम सिस्टम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सारे बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, फंड, सबके पास पूरा पैसा। मार्च के महीने में एक एडवांस टैक्स के लिए 15 तारीख के आसपास पैसा निकलता है। फिर सरकार का अपना बोरोइंग प्रोग्राम होता है, सरकार का जो घाटे वाला बजट बनाते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमेशा उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो उधार लेने आते हैं, जिनके लिए कई बार RBI सिस्टम में लिक्विडिटी डालने निकालने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मार्च के महीने में होने की संभावना है, जिससे थोड़ी लिक्विडिटी टाइट हो सकती है। ये बाजार उम्मीद लगा के बैठा है। ये उम्मीद या आशंका, जिसे जो भी कहते हैं, ये बजट के बाद ज़्यादा तेज़ी से बनी है, क्योंकि बजट में जिस तरह से सरकार ने कहा कि हमारा वित्तीय घाटा 6.8% है, हम इसे पूरा करने के लिए 12 लाख करोड़ का अगले 1 साल में धीमे धीमे ठीक है, 12 लाख करोड़ है, फिर भी हर हफ्ते आपका 15,000 करोड़ के आसपास का OMO आ जाता है, इससे ज़्यादा आ जाता है। तो वो सिस्टम से लगातार पैसा निकलने का जो डर है, जिससे कि भले RBI ब्याज दरें बढ़ाए ना बढ़ाएं, सिस्टम में लिक्विडिटी कम होने से ब्याज दरें अपने आप बढ़ जाती हैं। थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड्स इसीलिए ऊपर भी आ रहे हैं। वो एक हल्का सा डर बाजार में है, बॉन्ड मार्केट में, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आपका थोड़ा कमज़ोर होता दिख रहा है। ओके, तो ये वजह है, ये वजह हो सकती है। ये डायग्नोसिस है या प्रोग्नोसिस है? पोस्टमार्टम ही है। पोस्टमार्टम अपना सीधा, प्रोग्नोसिस पोस्टमार्टम ही है। अब गिरने के बाद बताएंगे इसलिए गिरा है, तो वो पोस्टमार्टम ही होता है दीप। लेकिन हाँ, कम से कम भाई एक चीज़ है, मैं तो ये मानता हूँ, अब पोस्टमार्टम का फायदा सिर्फ है कि आप श्योर हो जाते हो कि किस वजह से हुआ ये काम। ठीक है ना, अगली बार ऐसा होगा तो हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो बस उतना है कि ये वाली बीमारी जो हम डायग्नोसिस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आदमी निकल गया, ये था। चलिए, समझ में आ गया सर। पर निफ्टी में अच्छा एक्शन है, ये एक बात है। तो अनिल जी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं एक चीज कहता हूँ आपको, भले आपको एक्शन सबसे वाला 36,000 की आदत कब जाएगी और 36,000 वापस कब आएगा, है ना। 34,900 से 36,100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, नहीं जाएगा आसानी से बैंक निफ्टी भी। सपोर्ट है, हाँ। और ये बॉन्ड यील्ड वाली और ये सारी चीज़ें आ गई हैं प्राइस में काफ़ी हद तक,
तो इतना आसानी से मैं ये नहीं कह रहा कि टूट ही नहीं सकता, ऐसा तो मैं कभी कह ही नहीं सकता। जब जब कहा वैसे उसमें उल्टा मतलब तो इसलिए बढ़िया है। हाँ, तो ये है कि 34,900 35,100 बहुत मजबूत सपोर्ट है, वो खरीदने का रेंज है, बेचने का नहीं। क्लियर है सर। और 35,575 35,650 35,000 हमारा रेंज कहाँ गया ऊपर, हाँ ये मिल गया 35,575 35,825 जो सुबह का रेंज था ऊपर का बेचने का, ऊपर भी वहीं 35,680 से घूमा है। तो रेंज से ट्रेड कर रहा है, दोनों तरफ रेंज में ही है, तो कोई ऐसे अभी ऐसी समस्या नहीं है, न निफ्टी में न बैंक निफ्टी में, स्टेबल है। स्टेबल है, चलिए ठीक है, देखते हैं ये स्टेबिलिटी और थोड़े एक्शन में बदलती है कि नहीं। फिलहाल एकदम फ्लैट आप कारोबार करते रहते हैं, 35,200 के करीब निफ्टी बैंक थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखाए। आइए आपको बताएं कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं कैश स्पेस में जिनके नंबर्स अब भी आने हैं। एलेंटस बैक, सनोफी इंडिया, स्टोवक्राफ्ट जैसे नंबर्स आ जाने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल फिक्स्ड इनकम निवेशकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। फॉरेन करेंसी नोट्स और बॉन्ड्स जारी करने पर इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, सीएम उद्धव ठाकरे आज 4:30 बजे बीएमसी कमिश्नर के साथ बैठक करने जा रहे हैं, खासतौर से कोरोना की स्थिति को जांचने के लिए और क्या कुछ फिलहाल सिचुएशन है वो समझने के लिए बैठक होती हुई दिखेगी। ग्लोबल मार्केट से भी एक इवेंट है, जेरोम पोवेल की सीनेट समिति के सामने सुनवाई जो होने वाली है उस पर हमारी नजर है। कल हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक करेगी। वहीं प्रधानमंत्री विनिवेश पर बैठक करने जा रहे सरकारी बैंकों के निजीकरण पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। स्पंदना स्फूर्ति पर फोकस रहे, पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर्स से फोर्टिस शेयर बिक्री पर जानकारी मांगी है, तो इस अपडेट पर भी फोकस रहेगा। गुरुवार के दिन 25 फरवरी सीरीज की एक्सपायरी तो होने जा ही रही है, साथ ही एरनबा का आईपीओ बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड इसका 626 से 627 रुपए है। 624 करोड़ जुटाने की योजना यहाँ पर कंपनी इस आईपीओ से करने जा रही है। आज जो खुल रहा है बंद हो जाएगा 25 फरवरी को। गेल का 1040 करोड़ का बायबैक इस दिन खुलेगा। बायबैक प्राइस 150 रुपीज पर शेयर है और नाल्को का 749 करोड़ का बायबैक 25 फरवरी को खुलेगा, जिसका प्राइस 57 रुपीज 50 पैसे है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एफसीसीबी इश्यू प्राइस और अन्य टर्म्स पर सिक्योरिटीज इशुएंस कमेटी की बैठक होने वाली है। अंत में अमारा राजा बैटरीज 5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की गुरुवार के दिन यानी 25 फरवरी एक्स डेट होगी। ओके, तो ये है तमाम ट्रिगर्स जिन पर रखनी है आपको नज़र। ये है आपके लिए अगले 2 दिनों के लिए बेहद काम की इवेंट्स, इनका असर स्टॉक्स पर भी पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और खबरों वाले शेयरों के साथ वरुण तैयार है, लेकिन उससे पहले वागले साहब तैयार है अपने बिगुल के साथ, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे बाय करना है टाटा स्टील, 717 का करंट भाव है, 717 714 ये मेरी रेंज होगी, 705 का स्टॉप लॉस होगा। आज के लिए टारगेट 733 733 का होना चाहिए। 1 से 2 दिन की बात करेंगे तो ये स्टॉक ब्रेकआउट, बड़ी बड़े वाले ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 750 का मेरा टारगेट फ्राइडे तक का होगा और जैसे ये 720 के ऊपर निकलता है स्टॉप लॉस आप 710 711 में करें और 750 तक राइड करें। ओके, तो टाटा स्टील पर रखें नजर, मेटल्स में है दमदार तेजी और यहां से और बड़ी अपमूव ये काउंटर आपको दिखा सकता है वागले साहब की तरफ से। आइए खबरों वाले शेयर्स भी जानते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो कोचिन शिपयार्ड जम के तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है, क्योंकि खबर आई है कि इंडियन नेवी के टेंडर में सबसे कम बोली इस कंपनी ने लगाई है। मिसाइल वेसल कंस्ट्रक्शन के लिए ये बोली जो है वो लगाई गई है और इस पूरे टेंडर के जो अनुमानित बोली है करीब 10,000 करोड़ की है। इस कंपनी का मार्केट कैप ही केवल 5,000 करोड़ का है, तो उसके चलते स्टॉक में जोरदार तेजी देखने मिली। 10,000 करोड़ का ऑर्डर, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप से दुगना, तभी तो स्टॉक ऐसा भागा। गजब। कितने साल में बनाएंगे कुछ अभी तो आइडिया नहीं। वो आइडिया नहीं, अभी तो बोली लगाई है, सबसे कम बोली लगाई है। सबसे L1 है। हाँ L1 है, ये L1 बेटर है। अगला भारत फौज है। यहाँ पे इस कंपनी को इंडियन आर्मी से 178 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो अनिल जी, हम कुछ दिनों पहले बात भी कर रहे थे कि किस तरह अब मेक इन इंडिया जितने भी है, तो लगातार ऑर्डर की खबरें अब आ रही है यहाँ से। इंटरग्लोब यहाँ पे दुबई एरोस्पेस के साथ इन्होंने करार किया है। 7 एयरबस के लीज के लिए करार किया गया है।
तमिलनाडु सरकार ने अपना बजट का ऐलान किया है, जहाँ पे 12,000 नई बसें जो है वो ये खरीदने वाले हैं। 12,000 में से 2,000 जो बसें हैं वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इसके लिए अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर, जेबीएम मोटर्स सब आज आप देखेंगे अच्छी तेजी में है। भारतीय एयरटेल 5G सर्विसेज के लिए इन्होंने कॉलकॉम के साथ करार किया है। ग्लैंड फार्मा कोजेंसिस के हवाले से खबर है कि कोरोना वैक्सीन बॉटलिंग के लिए ये कुछ कंपनियों से बातचीत कर रही है। डॉक्टर रेड्डीज के अलावा 2 और कंपनी है जिनके साथ ये बात कर रही है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने अमेजोन के साथ करार किया है। 7 शहरों में महिंद्रा ट्रियो जॉर ईवी की सर्विस जो है वो अमेजोन लेगा। ट्रियो जॉर ईवी, ये क्या है? ये इनकी ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा महिंद्रा की। ओके, उसके लिए अमेजोन ने करार किया। ट्रीजोर ईवी, ट्रीजोर, अच्छा ट्रीजो नहीं, ट्रियोजोर है। अच्छा, TREO, अच्छा ट्रियो, ओके, TREO, ओके ओके। ओके, इसके अलावा टाटा मोटर्स में बड़े सौदे हुए सुबह 5.5 लाख शेयर के, पीएनबी में 36 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए। तो ये 2 आखिरी थे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर जहां पर आपको रखनी है नजर। दमदार एक्शन है कोचिन शिपयार्ड में, एक्चुअली जो वरुण हाईलाइट कर रहे थे। एक बार जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश बंसल साहब हैं, कुणाल सरावगी जी, भागले साहब ने कॉल भी दे दिया है, साथ ही सुमित जी, नितिन मुरारका साहब, विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और सेठी साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमित जी, कोचिन शिपयार्ड बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है, बताएं अगले लेवल्स क्या रहेंगे? क्या यहाँ पर भी ट्रेड का मौका बनता है इस पे? गुड आफ्टरनून दीपांशु। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स है और प्राइस एक्शन भी पिछले 5-7 दिनों, इनफैक्ट मुझे लास्ट 10 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं चार्ट्स के ऊपर, तो प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करके चले। 370, 371 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 390 से 400 रुपए तक का मूव कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कोचिन शिपयार्ड जहां पर बड़ा ऑर्डर आते हुए दिखा है और इसकी वजह से आप स्टॉक पर भी दमदार एक्शन इस समय देख रहे हैं। दमदार एक्शन बरकरार है। जहां तक हिंडाल्को का सवाल है, पिछले हफ्ते हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपको कहा था कि इस स्टॉक को खरीद के जाइए और देखिए दमदार एक्शन तब से बना हुआ है। मोस्ट रीसेंट कॉल कल चार्ट कॉर्नर में आते हुए दिखा था राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। और बंसल जी, कल के भी टारगेट्स, कल पहला टारगेट तो आ ही गया था 325 का, आज दूसरा टारगेट भी आते हुए दिख रहा है 328 के ऊपर, 333 के लेवल्स पर हिंडाल्को। अब क्या करना चाहिए? और अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो अब क्या ऑलरेडी बड़ी मूव आ गई है या यहां से भी और मूव एक्सपेक्टेड है? नहीं दीपांशु, क्लियरली एक री-रेटिंग का कैंडिडेट है। जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें, बट नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें। डिप पर नई खरीदारी करनी चाहिए। अनचार्टेड टेरिटरी में आया हुआ है स्टॉक, तो री-रेटिंग देखने को मिलेगी, बट बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। नीचे कभी भी मार्केट की करेक्शन में नीचे मिले तो बाय एंड होल्ड करें। बिल्कुल, तो बाय एंड होल्ड करके चले हिंडाल्को। ये है एक दमदार एक्शन वाला स्टॉक। और आज कल सुबह भी इस पर बात हो रही थी, आज भी देखिए मूव जो है वो काफी तेज वाली आई है। मूव अच्छी आ रही है बीपीसीएल में। सुबह से हम इस स्टॉक पर अच्छी एक्शन देते आते हुए देख रहे हैं और अब ये 440 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए दिख रही है। सुमित जी ने सुबह यहाँ पर आपको कॉल भी दी, खरीदवाई थी 440 की। सुमित जी, 440 के ऊपर है, 436, 435 के करीब आपने सुबह यहाँ पर राय दी थी खरीदारी की। क्या करना चाहिए अगर ऑप्शन वाला ट्रेड लिया हो, और अगर फ्यूचर्स में खरीदा तो भी अपडेट दें सर। ऑप्शन वाला ट्रेड तो एकदम टारगेट के पास है दीपांशु। अच्छा खासा 3 से 4 रुपए मिल रहा है, लॉट साइज भी अच्छा है, तो अच्छा प्रॉफिट होता है। और अभी स्टॉक के अंदर और मोमेंटम बाकी है। 445 से 450 तक के टारगेट बीपीसीएल में जल्दी देखने को मिलने चाहिए। तो डेज हाई पे अभी स्टॉक आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स में जैसे थोड़ी सी रिकवरी आती है वापस से यहां से, तो बीपीसीएल पहले रनअप पकड़ेगा और 445 का टारगेट अचीव करेगा। और वो लेवल टूटने पे 450 रुपए तक के लेवल बीपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ओके, तो होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। बीपीसीएल आज के लिए बड़ा मूव दिखा रहा है। यूपीएल पर भी आ रही है अच्छी मूव, 4.5% है। आज सुबह ऑफ कोर्स वीक ओपनिंग हुई थी क्योंकि इनका जो गुजरात भरूच का प्लांट है वहां पर खबरें लगी थी, एक बॉयलर रूम में आग लगी थी, पर वहां से देखिए स्टॉक की अच्छी रिकवरी रही है और वन वे रैली आज आपको यूपीएल ने दिखाई है। बंसल जी, यूपीएल की चार्ट अब बताएं क्या करना चाहिए इस पे? इसी पे कॉल है। चलिए बिगुल बजाएं। चलिए बिगुल बजाते हैं राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, यूपीएल ही हमारा स्टॉक है और इस पर खरीदारी की राय है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके की वी शेप रिकवरी
सुबह के गैप डाउन के बाद देखने को मिल रही है। एक परफेक्ट कैंडिडेट है ये शॉर्ट कवरिंग का। नेगेटिव न्यूज के चलते हैं यहाँ सुबह काफी शॉर्ट्स हुए हैं, टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यूपीएल को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, चार्ट पर अगर आप गौर से देखें ओपन इंटरेस्ट को, तो आप देखते हैं कि जो पहला आधा घंटा था जब इस पर ओवरहैंग था उस नेगेटिव खबर का, उस समय हमने देखा कि लगभग 2200 लॉट्स इसमें शॉर्ट्स हुए और उसके बाद हमने बहुत शार्प रिकवरी आते हुए देखी। तो जो शॉर्ट्स हैं वो निचले स्तरों पर ट्रैप हो गए हैं और इस शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है, तो हमारी खरीदारी की राय है यूपीएल में। अभी अभी स्टॉक ने 560 रुपए के एक रेजिस्टेंस को इंट्राडे चार्ट्स पर पार किया है, तो बाय करके चलें। 560 से नीचे 555 पर 555 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट 580 रुपए का, 580 का, दूसरा टारगेट 590 का, तो 580 590 के लक्ष्य के लिए यूपीएल में बाय कर। अच्छा, यूपीएल में खरीदारी का। अच्छा कुणाल जी, ये कितने लोड शॉर्ट हुए आपने बताया सुबह सुबह? इतने कितने कितने बताया और कैसे गिने आपने? अनिल जी देखिए, जो पहले आधे घंटे की ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो लगभग 2500 लॉट्स का अनिल जी वॉल्यूम हुआ है। और अगर आप देखिए उस समय जब ये स्टॉक खुला तो काफी नेगेटिविटी थी अनिल जी और काफी नीचे का लो लगा। बड़ी शार्प रिकवरी अनिल जी तभी से होने लगी, तो काफी सारे लॉट्स उस समय नीचे के लेवल्स पर शॉर्ट हो गए अनिल जी। हाँ, तभी हमने तो सुबह चलाया था, इसलिए बोला था। कंपनी ने कहा कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये प्लांट भी बंद था जी और किसी की जान मान नहीं गई है, तो अच्छी बात है। 20-21 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो इसलिए। लेकिन वही है कि सुबह मूड भी ऐसे ही मार्केट का वैसा हो रहा था, तो उस चक्कर में तो बिल्कुल आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ कुणाल जी, राकेश जी ने बता दिया, देखो भाई कि लोग शॉर्ट बहुत हो गए, अब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। बिल्कुल, और वैसा ही एक्शन आप और सन फार्मा की कोई दवा आई है? ब्रेविपिल सर, मैं उसी के बारे में ढूंढ रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, लॉन्च के लिए तो इन्हें मंजूरी मिल गई है। एपिलेप्सी, ओके, अच्छा, मिर्गी जिसको कहते हैं, एपिलेप्सी की दवा है ये। इसका आजकल तो एपिलेप्सी सीजर आजकल कहाँ है ये बीमारी है अभी प्रचलन में? है सर, कहीं कहीं होंगी है, बट ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। अब पहले ट्रीटमेंट नहीं मिलते थे, इससे परेशान होते थे। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम बढ़िया रिसर्च के साथ बढ़िया दवाएं आती दिख रही है सन फार्मा के लिए। फाइनली रिलीफ रैली, अच्छी खबर है। 600 के ऊपर स्टॉक तो आया है कम से कम। तो ये है आपके लिए सन फार्मा, जहाँ पर एक दवा लॉन्च करने जा रही है, ब्रेविपिल। भारत में लॉन्च किया जाएगा इस दवा को, ये है आपके लिए खबर। जरा नितिन जी, सन फार्मा के चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, सपोर्ट कहाँ है और क्या कोई खरीदारी के संकेत दे रहा है? सन फार्मा बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही है और 590 के सपोर्ट से बाउंस हुआ है और इसमें 4-5 दिनों में शॉर्ट पोजीशन भी काफी बनी है। तो मुझे लग रहा है इसमें बाउंस आना चाहिए 615-620 तक का। रेसिस्टेंस अगर आप बोलेंगे तो 610 पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 दिनों में जो एक्सपायरी है ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके 620 की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। 620 का टारगेट होगा और 590 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा पर करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से। नजर रखिए इस काउंटर पर और नजर रखिए पावर ग्रिड। सुबह सुमित जी से हम बात भी कर रहे थे, आशु जी भी इस पर पॉजिटिव व्यू देकर गए हैं। 1 मार्च को अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करने वाली है। पावर स्टॉक्स में जो रिकवरी आई है, हमने देखा है पावर ग्रिड यूजुअली इतना बड़ा मूवर नहीं होता है, बट पिछले हफ्ते इन पर्टिकुलर इस स्टॉक पर आपने अच्छी मूव देखी थी और अभी भी 225-230 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। 1 मार्च को डिविडेंड पर करने वाली है कंपनी बैठक, तो नजर रखनी पड़ेगी। नजर रखनी है बैंक निफ्टी थोड़ी रिकवरी के आसार दोबारा दिखाते हुए। निफ्टी अब 65 पॉइंट ऊपर वापस 14,750 पर आ रहा है। पर नितिन जी, सुबह से दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में से कुछ नेम्स पर प्रेशर और स्पेशली कोटक बैंक, ना ही इसने बैंक निफ्टी की उस बड़ी मूव में पार्टिसिपेट करा और जब भी गिरावट आती है तो कोटक बैंक पर हम गिरावट देख रहे हैं। आज तो ऑलमोस्ट 4% नीचे। सर, क्या चल रहा है इस चार्ट में? देखिए, कोटक बैंक देने से पहले मैं निफ्टी की कॉल देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है जिससे लग रहा है कि निफ्टी में बाउंस आ सकता है, तो मैं पहले निफ्टी की कॉल एक बार देता हूँ, फिर कोटक बैंक पे हम आते हैं। बिल्कुल नितिन जी बिगुल बजाते हैं नितिन जी के लिए। निफ्टी के निशानबाज नितिन मोरार का। बताएं नितिन जी। देखिए, 14,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे। अभी ये 115 के आसपास थी, अभी बाउंस होके 135 पे मिल रही है
और मुझे ऐसा डेटा दिख रहा है जो रोल ओवर्स डेटा में है कि यहाँ से कुछ बाइंग हो रही है और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से चली जानी चाहिए, और जो 14,700 का सपोर्ट लेवल था वो होल्ड कर लेना चाहिए। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 14,800 850 की तरफ हो सकती है, यानी एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट। तो हम यहाँ पे 14,700 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 134.35 में। इसके टारगेट होंगे 175 180 के, और स्टॉप लॉस होगा इसका 100 रुपए का, जो आज का लो है वही हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हम 185 से 190 का रखेंगे। ओके, तो 185 190 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चले। निफ्टी 14,700 के कॉल पर स्टॉप लॉस 100 रुपये का रखना है, 135 में आपको ये मिल रही है। तो निफ्टी पर भरोसा बढ़ रहा है नितिन जी का, और इसलिए आप एक्शन भी देख रहे हैं। निफ्टी पर अब 75 पॉइंट्स की तेजी है, 14,750 के ऊपर आते हुए दिख रहा है। पर नितिन जी, थोड़ा ये दिग्गज प्राइवेट बैंक्स आज इतना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, कोटक पर भी जरा राय दे सर। में ऑलरेडी आज करेक्शन है, बट इसमें 1860 के आसपास की सपोर्ट है, और रोलोवर्स का डेटा में अगर मैं देखता हूं तो जो पिछली बार रोलोवर्स हुए थे उसके हिसाब से 1840-50 के आसपास सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है इस लेवल पे तो आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर पोजीशन ऑलरेडी बाय है तो 1850 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। पॉसिबल है कि अगर बैंक निफ्टी में बाउंस आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 दिनों में बाउंस आएगा, तो कोटक बैंक बाउंस करके वापस 1900 की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करना ज्यादा बेहतर होगा। 1860 1850 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक। नजर रखिए इस काउंटर पर, सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है, शायद यहां से आपको अच्छी मूव दिखाए, बट अच्छी मूव आपको देखने को मिल रही है मिड कैप आईटी में। फर्स्ट सोर्स की बात करिए, आज सिद्धार्थ जी इसे अपनी फ्रेश रिकमेंडेशन में बात करके गए हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर सिद्धार्थ जी को ऑलरेडी पसंद है, और हमने भी कल आपको हाईलाइट करा था, 16% ऊपर था। आज भी देखें तो सुबह की तेजी के बाद गेंस होल्ड कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली भी दिखी है। आइए कुशल के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली है वजह जिसकी वजह से सोनाटा सॉफ्टवेयर में इतनी बड़ी तेजी हो रही है। कुशल बताएं। बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पर कल जैसे देवांशी बात कर रही थी कि जो फुटसी की रीबैलेंसिंग होनी है वहाँ पर स्मॉल कैप में इसका इंक्लूजन होगा, ये तो एक ट्रिगर है ही। दूसरे इनफैक्ट 2 या 3 और बड़े ट्रिगर्स हैं जहाँ पर आपको आगे के लिए फोकस रखना है, क्योंकि कंपनी के अगर आप देखें तो जो Q3 नंबर्स आए थे उसमें इनकी जो डिजिटल आय है पिछले साल के मुकाबले 38% से बढ़कर 64% हो गई है। तो अपने आप में पेंडेमिक के बाद जिस तरह से अब डिजिटल अडॉप्शन बढ़ रहा है, जिस तरह से कंपनियां अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, उससे इनको सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनके 25 साल पुरानी रिलेशनशिप है, और अब जिस तरह से यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, इनका प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, वो एक क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन है, उसकी जो अडॉप्शन है 10,000 से भी ज्यादा कंपनियां अभी उसको अडॉप्ट करने की लाइन में है। तो कहीं ना कहीं इससे इनको काफी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इनफैक्ट इनका ओरेकल और IBM के साथ भी करार है, तो वहां से भी इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और आज सुबह आप बात कर रहे थे कि इनका ट्रैवल वर्टिकल में भी काफी अच्छा एक्सपोजर है, करीब 25% रेवेन्यू इनका ट्रैवल वर्टिकल से आता है। तो वहां पर भी मैनेजमेंट का ये कहना है कि जितना डाउनसाइड देखना था उन्होंने स्पेस के लिए देख लिया है, अब आगे के लिए ट्रेजेक्टरी काफी पॉजिटिव लग रही है। तो ये जो 2 बड़े ट्रिगर्स हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। आपके लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर जबरदस्त उछाल ये काउंटर आपको दिखाता हुआ और अभी भी तेजी में बना हुआ है। एक बार कुणाल जी से जरा इस पर राय ले। कुणाल जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर 2 दिन जबरदस्त तेजी और एक्शन देखते हैं इसमें? देखिए, बिल्कुल और एक्शन दिखना चाहिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है दीपांशु, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रनअप हमने 2 दिनों में देखा है, स्पेशली आज जो हाई जगह हैं उसके बाद स्टॉक नीचे आकर के ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि करेक्शन में अब बाय करना चाहिए। अगर अभी तक आप ये रैली मिस कर चुके हैं तो थोड़ा इंतजार करें। मुझे लगता है ये स्टॉक करेक्शन में आपको 450 460 रुपए के आसपास मिलेगा, और उन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। एक ब्रेकआउट तो इसमें दर्ज हो चुका है, लेकिन अब डिप्स में इसको बाय करें, पुल बैक का इंतजार करें। ओके, पुल बैक का इंतजार करें, करेक्शन का इंतजार करें और फिर खरीदें। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जिसको खरीदने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। बताऊं कौन सा? बताओ सर। एल्गो ट्रेड वाला स्टॉक। अरे वाह, कुणाल जी और राकेश जी का एल्गो ट्रेड। एल्गो वाले में आप रुक नहीं सकते, करना है तो तुरंत ही करो। इसलिए मैंने बोला कि रुकने अभी आया। और एल्गो ट्रेड है मतलब कैश का स्टॉक होगा। कैश का स्टॉक है, इसका मतलब शॉर्ट तो होगा नहीं, लॉन्ग ही होगा। मैंने अंदाजा लगा लिया। इसलिए जिसके लिए इंतजार नहीं करना है, कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिल्कुल। बताएं सर।
अनिल जी, एल्गो ट्रेड है टाटा स्टील बीएसएल के ऊपर 46 रुपीज के अराउंड चल रहा है और इस स्टॉक के अंदर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मच अवेटेड ब्रेकआउट है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको एल्गो में हमने चुना है। यह है टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, जिसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में ये जो ब्रेकआउट है ये 45 रुपीज 50 पैसे के ऊपर हुआ है और जिस तरह का वॉल्यूम हमने पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक में बनते हुए देखा है, सारे मेटल स्टॉक्स भाग रहे हैं और ये जो स्टॉक है इसका बीटा बहुत हाई है, बड़ी तेजी से ऊपर जाता है। इन स्तरों पर बाय करके इसको चले। यहां पर स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के स्तर पर यानी कि 45 रुपए 50 पैसे पर रख लें। दो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 47.5 का 47 रुपए 50 पैसे का और दूसरा टारगेट 48 रुपए 25 पैसे का 48.25 का होगा, जिसके लिए टाटा स्टील बीएसएल में खरीदारी कराएं। टाटा स्टील बीएसएल का फुल फॉर्म भूषण स्टील लिमिटेड। ये पहले भूषण स्टील लिमिटेड होता था शेयर, जिसको फिर टाटा स्टील ने एनसीएलटी में एक्वायर कर लिया, नाम बदल के टाटा स्टील बीएसएल हो गया। ये है स्टॉक जहां खरीदारी करने के लिए आए। 46 के आसपास लीजिए, 47.50 48.25 का स्टॉप लॉस टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाना कुणाल जी? अनिल जी स्टॉप लॉस है 45 रुपए 50 पैसे 45 हाफ। ओके परफेक्ट। तो 45-50 के स्टॉप लॉस से करनी है आपको खरीदारी। 2:30 बजने वाले हैं। मेरी स्ट्रेटेजी भी आज तैयार कर ली, टाइम से रेडी है। विकास जी भी रेडी है। और इन सबके साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित भी रेडी है। और समीर के पास है बेहद इंटरेस्टिंग खबर, कुछ रेलवे से जुड़े स्टॉक्स को लेकर और रेलवे से जुड़ी हुई ये खबर। आइए पहले चलते हैं दिल्ली और लेते हैं ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर समीर दीक्षित से। समीर बताइए क्या है खबर आपके पास? सर गुड आफ्टरनून। और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है रेलवे से। दरअसल रेलवे का जो उपक्रम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इस पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। इसको पूरा करने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। अब इसमें प्राइवेट पार्टी के लिए बड़ा दरवाजा खुला है। जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं उनके लिए ये एक बड़ा मौका बनने जा रहा है, जब वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में आगे आकर के पार्टिसिपेट कर सकती हैं, निवेश कर सकती हैं और कमाई भी जबरदस्त कर सकती हैं। लिहाजा ऐसे में अगर आप देखें लॉजिस्टिक कंपनीज, चाहे वो डीटीडीसी हो, ब्लू डार्ट, कॉनकोर, फेडेक्स, यूपीएस, इस तरीके की जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ने ई टेंडर जारी कर दिया है। 16 फरवरी को ई टेंडर जारी कर दिया गया है और 26 फरवरी को इस प्रोजेक्ट का पहला प्रीबिड मीटिंग होनी है। 18 मार्च को ये जो टेंडर है इसके लिए बिड सबमिशन है, यानी कि आरएफपी डॉक्यूमेंट प्राइवेट पार्टी को सबमिट करनी होगी। ये पूरा टेंडर है क्या? दरअसल जो रेवाड़ी पालनपुर सेक्शन है वहां पर रोड के जरिए जो ट्रक जाते हैं उनसे जाहिर बात है कि ज़्यादा समय लगता है सामान को पालनपुर से रेवाड़ी पहुंचाने के लिए, और उसके साथ ही जो कॉस्ट कस्टमर को आता है वो ज़बरदस्त आता है। लेकिन फ्रेट कॉरिडोर में एक ट्रेन में इस तरीके से बड़ी संख्या में ट्रक, 50-60 ट्रक जो है एक साथ ट्रेन में लद करके पालनपुर से रेवाड़ी या फिर रेवाड़ी से पालनपुर ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरा सेक्शन तकरीबन 600-650 किलोमीटर का है। लिहाजा ये कस्टमर को भी काफ़ी सस्ता पड़ेगा और वो लोग जो ट्रक के जरिए माल भेजना चाहते हैं, तो ट्रक वैसे भी जा रहा है लेकिन वो ट्रेन पे लद के जाएगा तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन पड़ेगा। ऐसे में ये लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए बड़ा मौका है कि जब वो इस बिडिंग प्रोसेस में शामिल होकर के ये जो सेवा है, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का, पालनपुर रेवाड़ी सेक्शन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, जिस पर प्राइवेट पार्टी को इनवाइट किया गया है। अब इसमें कॉर्पोरेशन की तरफ से एक एश्योर्ड रिटर्न का लगभग एक तस्वीर पेश की गई है, जिसमें रोजाना अगर वो 3 फेरे भी मारते हैं, अगर 3 बार ट्रेन का मूवमेंट होता है तो रोजाना 21 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। जबकि जो डाटा कॉर्पोरेशन की तरफ से पेश किया गया है, तो जो भी कंपनी ये टेंडर जीतेगी उसको सालाना 80 से 90 करोड़ का फायदा होगा। तो ये लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए एक बड़ा दरवाजा खोला है फ्रेट कॉरिडोर ने। और जो टारगेटेड कंप्लीशन डेट है इस प्रोजेक्ट का, यानी कि मार्च 2021 में पालनपुर रेवाड़ी सेक्शन को शुरू भी कर दिया जाएगा। लिहाजा ये एक बड़ा मौका है। मैं फिर आपको बता दूं कि प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए कि वो आगे आकर के न केवल बिडिंग प्रोसेस में वो शामिल होंगी, और प्री बिड मीटिंग में हम कई बड़े नाम देख भी पाएंगे जब वो इस बिडिंग प्रोसेस में शामिल होंगे, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें वो भागीदार बन सकती हैं। जी अनिल जी। ओके, तो ये है रेलवे की एक बड़ी खबर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जी हाँ, एक ऐसा फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जहां सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेगी, ताकि गुड्स का मूवमेंट फास्ट हो सके और उसका फायदा आराम से सारी कंपनियों को मिल सके, रेलवे को मिल सके। तो ये
इसमें डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, इसमें किस तरह से निजी निवेश लाया जा सकता है, इसके लिए टेंडर मंगाए जा रहे हैं। और सारी बड़ी कंपनियां और रेलवे की कंपनियां, कॉनकॉर तो है ही खैर सरकारी कंपनी, इसके अलावा भी बाकी सारी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट दिखाती हुई आपको नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर लेकर आए हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में निजी निवेश की प्रोसेस को मंजूरी मिल चुकी है और इससे ये बात आगे बढ़ती हुई। कॉनकॉर बीपीसीएल के साथ साथ चलने वाला ये शेयर जो आज फिर से बेहद मजबूत है। बीपीसीएल, कॉनकॉर भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ, जरा इसके चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए। जरा बंसल जी, कॉनकॉर के चार्ट देखिए, बताइए क्या यहां पर मौका है खरीदारी करने का? बिल्कुल अनिल जी, कॉनकॉर का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और काफी बढ़िया रैली दे चुका है। और सुबह भी बात हुई थी, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 590, 594 के टारगेट दिखा सकता है, तो क्लियरली यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और एक छोटा स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 547 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, कॉनकॉर में खरीदारी की राय है। कॉनकॉर में करें खरीदारी, तकनीकी तौर पर अच्छा है यहाँ पर सेटअप, यहाँ आप कर सकते हैं खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे और अगला बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, लॉजिस्टिक स्टॉक्स पे जो न्यूज आ रही है उसी से रिलेटेड स्टॉक है और स्टॉक का नाम है गति। मेरे को लग रहा है कि न्यूज का इंपैक्ट है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ रहा है और स्टॉक वैसे भी एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब लगता है कि इस न्यूज का इंपैक्ट स्टॉक पे देखने को मिलना चाहिए और गति में अब गति देखने को मिलनी चाहिए। तो गति अभी चल रहा है 92, 90, 93 के पास। गति में अभी यहाँ पे सीएमपी पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और यहाँ से टारगेट बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। 88 रुपीज का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और गति में जैसे ही गति की शुरुआत होगी तो फिर आप देखिए स्टॉक कैसे भागता है। और ऊपर में मेरे को लगता है कि 100 रुपए का ये पहला टारगेट दिखाएगा और 100 रुपए का लेवल अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देता है तो 105 रुपए तक के टारगेट गति में देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें, 88 का स्टॉप लॉस, 100 से 105 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए गति में खरीदारी करने की राय। ये एक और स्टॉक है जो बड़े ब्रेकआउट की कर रहा है तैयारी, इस पर रखिएगा फोकस। आइए बढ़ते हैं आगे। पहले सेठी साहब, उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। तो सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, 2 पिक्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी। हाँ बिल्कुल, 2 पिक्स है, एक कैश मार्केट की और एक एफएनओ की। अरे आपके गुड आफ्टरनून में आज बड़ा दम है एकदम। कल वाले दोनों स्टॉक भाग गए लगता है ऐसा सेठी साहब, है ना? नहीं अनिल जी दम तो कल भी था। कल बाजार में जब मार्केट बची हुई थी जी, तब बहुत ही बोल्डली एक बाजार के ट्रेंड के विपरीत मैंने कॉल दिया था कि आज बाउंस बैक के लिए प्ले करना है इस बाजार में। एब्सोल्युटली। और देखिए अनिल जी, आज हम सुबह से एक अच्छी तेजी में है बाजार में। मजबूत, बहुत ही बढ़िया कॉल था। और कल आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा कॉल था। एक नहीं 2 स्टॉक और दोनों एफएनओ के, हिम्मत वाला काम था। तो दोनों ही स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन हुआ। एक तो एनएमडीसी था, दूसरा कौन सा था सेठी साहब? हाँ बिल्कुल, एक एनएमडीसी था जो कि सुबह फिर बाद में आपने बताया, सुबह आपने भी रेकमेंड किया हुआ था। और दूसरा था पेट्रोनेट एलएनजी। करेक्ट। तो चलिए दोनों स्टॉक का कमाल करते हुए आइए अब सेठी साहब से पूछते हैं, एक कैश और एक फ्यूचर। तो पहले कैश मार्केट का स्टॉक बताएं सर। अनिल जी, जो आज कैश मार्केट का स्टॉक है वो स्टॉक क्रूड के जो बढ़ते दाम है, जो आज क्रूड $65 हो गया और अब उम्मीदें हो रही है कि $75 भी हो सकता है, उसका इनडायरेक्ट प्ले है। कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। अनिल जी, ये प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल के प्लांट्स बनाने के लिए जानी जाती है। दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो कि एग्री रेसिड्यू से एथेनॉल बनाने के प्लांट्स बनाती है। और इतना ही नहीं, ये कंपनी बाकी भी जो एनर्जी सेविंग फ्यूल्स है जैसे बायो सीएनजी, बायो ब्यूटानॉल, इनके प्लांट बनाती है। फिर ब्रूवरीज में भी इनके प्लांट बनाती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो देखिए अनिल जी, क्रूड $65 पे है और अब जब क्रूड $65 पे है तो उसका इम्पैक्ट एथेनॉल पे भी, एथेनॉल के प्राइसेस पे पड़ता है। बिकॉज एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ जाती है, क्रूड ऑलरेडी बढ़ चुका है इसके कारण से। तो उसके कारण से जो इनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत बढ़ती है और उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी में देखने को मिलेगा। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। दिसंबर क्वार्टर में पिछले साल के 20 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 28 करोड़ का प्रॉफिट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो 0.26 का, अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि कुछ भी जिसमें प्लेज भी नहीं है। और बाकी मुझे लगता है जिस तरह से क्रूड में चाल आई हुई है
उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रांस जैसे स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिलेगा। दमदार मैनेजमेंट है, तो ये स्टॉक जो कि अभी 140-141 के लेवल पे ट्रेड करता है, यहाँ पे 155 के शॉर्ट टर्म के टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 135 रुपए का। ओके, 135 के स्टॉप लॉस के साथ प्राज इंडस्ट्री में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। इस वक्त सेठी साहब की तरफ से कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम का इम्पैक्ट आपको ब्लेंडिंग के तौर पर इथेनॉल वाली कंपनियों में पड़ता हुआ दिखेगा। यहाँ करें खरीदारी, 155 का टारगेट। दूसरा स्टॉक जो एफएनओ का सेठी साहब होता है, अनिल जी, एफएनओ का स्टॉक आज मेटल सेक्टर से है। मेटल सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। आप बेस मेटल के प्राइसेस देखिए, कॉपर एट मल्टी ईयर हाई, एल्यूमिनियम में आग लगी हुई है, फिर आपके स्टील में बिल्कुल तेजी है। और उसके जो स्टॉक्स है, हमने देखा हिंडाल्को अभी किसी ने रिकमेंड करा था, मैं भूल रहा हूँ, बट जबरदस्त तेजी बनी है। तो उसी स्पेस से मुझे करंट लेवल्स पे नाल्को में तेजी लगती है। नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि 55 रुपए 30 पैसे पे इसका मार्च फ्यूचर्स चल रहा है। कंपनी का बाईबैक भी ड्यू है, जो कि 25 फरवरी से खुल रहा है, जो कि 57.5 के प्राइस पे कंपनी बाईबैक करने जा रही है। तो वो भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये 60 रुपए के लेवल इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। और बाकी अगर आपका एक थोड़ा और एक्सटेंडेड पीरियड के लिए व्यू है, तो मुझे लगता है ये एक बार बाईबैक वगैरह का ये जो हैंगओवर खत्म हो जाएगा, तो ये स्टॉक बिल्कुल 65-70 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेटल माइनिंग से जुड़े तमाम स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में, और नेल्को तो अब भी और चलना बाकी। मेरे ख्याल से कल भी नेल्को लगातार रिकमेंडेशन में आता हुआ दिखा था। आज भी ये सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय, और नेल्को कल सुमित जी ने दिया था 53 रुपए के आसपास खरीदने की राय भी दी थी, प्लस कॉल ऑप्शन भी खरीदने की राय दी थी। सुमित जी, एक बार नेल्को पर आप भी अपनी राय दें। अनिल जी, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है नेल्को में। पूरा मेटल मजबूती में है, तो नेल्को पीछे रहना ही नहीं है, ये चलना ही चलना है। तो कल जो हमने टारगेट दिए थे वो भी अचीव हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद सदाबहार सेठी साहब को। और अब यहाँ से और रैली एक्सटेंड होगी और 60 रुपए तक के लेवल भी नेल्को के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने एकदम सही चाल पकड़ी है। नेल्को यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए नेल्को पर खरीदारी करने की राय। 60 रुपए का टारगेट रखें, ये है राय सेठी साहब की तरफ से आती है। एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर थोड़ी देर में आएगी, उससे पहले 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी कर ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल बजाते हैं अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। सर, बहुत वॉलेटाइल एक्शन हो रहा है भारतीय बाजारों में भी। मैं एक्चुअली स्ट्रैटेजी 2:30 बजे अगर हम करते तो आप देखते बैंक निफ्टी पूरा रिकवर हो गया था, वहां से फिर से 50-60 पॉइंट स्लिप हो गया है। निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सर, पर डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखें, सारी गेंस गिव अप करके एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो जो सुबह हम पॉजिटिव एक्शन देख रहे थे, लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर था, धीरे धीरे करके अब फ्लैट हो चुका है। नैस्डैक फ्यूचर्स सुबह 1-1.25% की तेजी सर दिख रही थी, वहां से देखिए अब नेगेटिव टेरिटरी में नैस्डैक फ्यूचर्स भी आ गए। तो वहां पर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और अगर आप यूरोप के बाजार देखें तो एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन चूज नहीं कर रहे हैं। एशिया में जापान आज बंद है, चीन 0.5% नीचे था, पर हांगकांग 1% मजबूत था। और कच्चे तेल में अभी भी 1.5% की तेजी है। तो थोड़ा वॉलेटाइल, थोड़ा मिक्स्ड एक्शन आते हुए दिख रहा है सर, क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए, मेरे ख्याल से इंतजार, आराम और कुछ भी नहीं। मतलब क्लियर डायरेक्शन है नहीं, रेंज क्रॉस होते हुए नहीं। हाँ, मतलब वही रेंज में रहेंगे। तो डीप जब तक आज का हाई और आज का लो न तोड़े तब तक कुछ न करें। मतलब वही देखिए, बेसिकली आप समझ लीजिए क्या कहना चाहिए, वही मतलब 14,500 15,000 बड़ी रेंज होगी। हाँ, छोटी रेंज 14,650 14,850 होगी जी। तो ये इस रेंज में ही ट्रेड करना है। तो इस रेंज में कुछ होना जाना है नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अच्छी बात ये कि निचले स्तर पर सपोर्ट आ रहा है। अच्छी बात है कि लगातार 5 दिन गिरने के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी हो रही है, यानी कि यहाँ पर थोड़े बायर्स भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि निफ्टी मजबूत है। अब कमजोर बात आप देखोगे तो ये कि हर ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रही है। थोड़ा एफआईज ने हाथ खींचा है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट डाउ भी नीचे आया है, और थोड़ा बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा। तो जितनी अच्छाई है उतनी कमजोरी वाली भी दोनों हैं। तो वेट एंड वॉच वाले रखें, पोजीशन हल्के रखें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कुछ नोटा आराम से जो है पोजीशन उसको आप मैनेज करें और कुछ न करें। ठीक है सर। और बैंक निफ्टी पर भी वही रेंज रिस्पेक्ट हो रही है, तो कुछ वहां पर भी नहीं करना है सेम, मतलब हाँ, बैंक निफ्टी भी 34,900 35,100 सपोर्ट रेंज है, और ऊपर में 35,575 35,850 सप्लाई वाला रेंज है। निफ्टी में नीचे 14,650, ऊपर 14,850। ओके, बस क्लियर। ठीक है।
चलिए, तो क्लियर व्यू है। इंडेक्स पर अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रही है, रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर नोटा रहेगा। बट आउटसाइड ऑफ इंडेक्स बहुत सारा एक्शन है बाजार में, स्पेशली मेटल स्टॉक्स में। नाल्को, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, सुमित जी की राय थी, सेठी साहब ने भी कॉल दी है, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, आई बिलीव नाल्को पर आपका भी व्यू है, किस तरह से देख रहे हैं इस चार्ट को? मुझे याद है कि मैंने जनवरी के पहले वीक में नाल्को रिकमेंड किया था, जो करीब 40-41 रुपए पे था, और उसका एक लॉजिक दिया था। आप ही के चैनल पे आई थिंक न्यू ईयर के लिए कोई पिक था, उसके लिए मैंने शायद बोला था जनवरी में। तो मुझे लगता है कि नाल्को यहाँ से भी अच्छी तेजी कर सकता है। उसके कुछ कारण हैं। एक तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स हैं। इनका जो कोल है वो महानदी कोल फील्ड से आता है। इनके पास अपना कैप्टिव पावर प्लांट है 1200-1300 मेगावाट का, तो वहाँ से इनकी बिजली जो पड़ती है सस्ती पड़ती है, क्योंकि वो कैप्टिव है। कोल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, और जो एल्यूमिनियम और बॉक्साइट की जो माइंस हैं, इसकी जो बॉक्साइट माइंस हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। तो मुझे लगता है कि नाल्को, क्योंकि मेटल्स में ऑल ओवर भी तेजी है, और जो हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स में देख रहे हैं, मेरा ये रिकमेंडेशन है जो पहले भी था कि ये कंफर्टेबली यहाँ से भी 20 रुपए की चाल दे सकता है, और आपको 65-70 के स्तर भी इसमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस मांगेगा ये, मगर बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अच्छा डिविडेंड देता है ये स्टॉक। जो इसका डिविडेंड यील्ड था लास्ट ईयर करीब 4.5 रुपए का था। तो मेरा ये अंदाजा है कि अगर लास्ट ईयर पिछले साल जितना ही डिविडेंड दें, तो इसमें आपको 4.5-5 रुपए का तो डिविडेंड आ जाएगा 50-55 रुपए के स्टॉक में। तो बहुत ही अच्छा वेल प्लेस्ड स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। तो इसको डिलीवरी में लिया जाए और होल्ड किया जाए कुछ समय तक, तो एक अच्छा मुनाफा देगा। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है नाल्को। ओके, तो ये है आपके लिए नेल्को पर राय इस वक्त आती हुई चोपड़ा साहब की तरफ से भी। आइए बढ़ते हैं आगे और फोकस करते हैं एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, और वो है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर पर रखते हैं बड़ी गहरी पकड़। अनुराग, कुछ बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं? ये आम पॉलिसी होल्डर्स है, उनके लिए बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि जो मार्च के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, तो उसमें जो ऐलान होगा, वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस पे जो अभी मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगता है जब आप प्रीमियम भरते हैं, तो वो अभी 18% है, तो उसमें कटौती का ऐलान होगा। ये पूरा भरोसा इंश्योरेंस कंपनियों को है, और इसके पीछे रेशनल भी है। कटौती करवाने चाहते हैं जीएसटी की रेट में? हाँ, अच्छा, उसके पीछे रेशनल है, और जिससे सरकार को भी टैक्स में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से हमने कोरोना में देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है, करीब करीब हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम है 13,000 करोड़ के क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के पास आए हैं। 9 लाख से ज्यादा पेशेंट्स ने हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लिया है। और उसके बाद अगर जनवरी की मैं आंकड़े की बात करूं, तो पिछले साल जनवरी के मुकाबले ओवरऑल इंडस्ट्री का जो प्रीमियम है वो 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, और 18% अभी जीएसटी लगता है। तो ये जो और पेनिट्रेशन जो इंश्योरेंस का बढ़ाना है, उसमें एक हिंड्रेंस ला रहा है। इसलिए आईआरडीए भी मांग कर रहा है कि 18% है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी चीज है लोगों को प्रोटेक्ट करने की। तो इस 18% के अंदर कटौती की जाए। आईआरडीए और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की मांग तो 5% की ली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर ये 12% भी हो जाता है, और जो 20% की अभी ग्रोथ हो रही है, और ये 30-35% तक होती है, तो सरकार को टैक्स में कोई नुकसान नहीं होगा। वहां पर रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो टैक्स में नुकसान नहीं होगा। तो और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर होगी, जिस तरह से 20% की ग्रोथ हो रही है और वहां जीएसटी कम हो जाता है। क्योंकि अगर अभी आप एक पॉलिसी लेने जाते हैं और वहां पे आप 10,000 प्रीमियम भर रहे हैं, तो करीब करीब 2,000 रुपए तो आपको जीएसटी के तौर पे देना पड़ता है। तो वहां पर अगर जीएसटी कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे, कंपनियों को ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, और साथ साथ में सरकार को भी फायदा है। तो 18% से 5% हो सकता है अगर हो जाए तो। मांग तो 5% की है, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव साइड पे भी मानो तो 12% तो होना ही चाहिए, और होगा। अनुराग, अगर ये स्टोरी जो सही निकली और अगर ये जो हो गया, तो मैं आपको एक वेल्डन कार्ड दूंगा क्योंकि मार्च में हमको भी भरनी रहती है भाई मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए, एफडीआई इंश्योरेंस एफडीआई की खबर थी, इंडस्ट्री में कोई बात नहीं कर रहा था। बिल्कुल 11 जनवरी को मैंने कन्विक्शन के साथ कहा था, आपका सेकंड सवाल था कि क्या है, तो मैंने कहा था कि इंश्योरेंस
के अंदर दो अगर सोर्स आपको कंफर्म कर रहे हैं, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री डीएफएस के अंदर अगर कोई कह रहा है कि भाई एफडीआई आ जाएगा, और आईआरडीए में हायर लेवल पे कह रहा है, तो दो बड़े सोर्स अगर कह रहे हैं, और हमने कन्विक्शन के साथ कहा, उसके बाद सब लोगों ने किया, फिर उसके बाद अगले दिन जो देश के बड़े पेपर है उन्होंने किया, फिर आगे सबने उसको फॉलो किया, पकड़े भाई अनुराग, और वही हुआ जो हमने कहा था कि मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ। नहीं, ये तो बहुत जरूरी, देखो हेल्थ इंश्योरेंस तो बड़ा मतलब ऐसा ये जरूरी है, कोई लग्जरी थोड़ी है। हाँ, लग्जरी नहीं है, 18% बहुत ज्यादा है, तो इसके बहुत से लोग नहीं कराते। और मैंने जो कैलकुलेशन किया है, मैंने इस महीने आप देखे जो कल ही लेटेस्ट फिगर आए हैं, वहां पर है कि जनवरी में ओवरऑल इंडस्ट्री का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है 20% बढ़ा है पिछले साल जनवरी के मुकाबले, ठीक है, जब भी 18% जीएसटी है। तो अगर ये 30 से 35% बढ़ जाता है और 12% जीएसटी होती है, तो सरकार को टैक्स में कोई नुकसान नहीं है, और सरकार का यह फायदा है कि जो आपको ज्यादा लोग इंश्योरेंस के दायरे में आ रहे हैं, दायरे में आएंगे, तो आपको जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ये वो, तो फायदा। और सरकार का काम भी वेलफेयर स्टेट का होता है, ठीक बात, तो वहां पे भी सरकार का एक दायित्व पूरा होता है। बढ़िया, ये तो अच्छी चीज है। और अगर ये हो जाए तो मैं बता दूं, वो वेल्डन कार्ड सबको समझ में नहीं आएगा, तो मैं बता दूं, हमारे जो दर्शक है उनको बता दूं, हमारे ऑफिस में सब लोगों में जो भी हमारे एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं, तो हम उनको वेल्डन, बहुत बढ़िया, ये क्या ऐसा कार्ड देते हैं। तो ये सारे बिजनेस के दर्शकों के बिहाफ पे हम अनुराग को देंगे ये कार्ड। बिल्कुल सर, हाँ, मतलब ये तो अगर जीएसटी कम करवा दिया अनुराग आपने, तो मजा आ जाएगा लोगों को, ये तो बहुत जरूरी है एक्चुअली। चलिए, तो बड़ी रात हो जाएगी सर। हाँ, बड़ी रात होगी, और 5% पे लगो आप, ये 12 के चक्कर में मत पड़ो। क्या 18 से सीधा 5 दबाव बनाओ, जैसे मैं आप पे बना रहा हूँ। तो अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला होता है, तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस बेचती है, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इस तरह की कंपनियों के लिए फायदे की बात होगी। ये बढ़िया खबर है। आइए चोपड़ा साहब से एक बार राय लें इन सब शेयरों पर। चोपड़ा साहब बताएं सर। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है ये पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। और जब भी सरकार इंक्लूजन की बात करती है, बेस बढ़ाने की बात करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि ये इनकम टैक्स के लिए भी वैसे ही किया जाए और बेस बढ़ाया जाए जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए किया जा रहा है। अगर जीएसटी की कमी होती है, नो डाउट थोड़ा कम कॉस्ट आएगा और लोग खर्चा कर पाएंगे अपनी हेल्थ की तरफ। भारत में मैं अक्सर ये बात बोला करता हूँ, इंडिया इज अ वेरी अंडर इंश्योर्ड कंट्री, तो नो डाउट बहुत ही अच्छा कदम है। और मुझे लगता है जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड हो या जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी दूसरी कंपनीज हो, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इन पे स्पाइक आना शुरू हो चुका है, तो ये एक बहुत वेलकम कदम है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये भी चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी कहीं ना कहीं इंक्लूजन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनके पास टर्म इंश्योरेंस भी नहीं है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है परिवार का उस पर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छा है जो इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं या जो खरीदते हैं, उनका जो आउटगो है वो कम होगा। वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छी बात है, कम स्टेप है और बढ़िया डेवलपमेंट है। आशा करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक्शन आते हुए दिखे, और इंश्योरेंस स्टॉक्स भी इसकी वजह से तेजी में आ रहे हैं। आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड तो बढ़िया एक्शन में है ही, पर सुमित जी जरा न्यू इंडिया एश्योरेंस पर देखिए, काफ़ी बढ़िया एक्शन रहा है पिछले 1-1.5 हफ्ते का। थोड़ी मुनाफा वसूली भी आई एक वन वे रैली के बाद, पर आज फिर से आपको 7-7.5% का उछाल दिखा रहा है। क्या राय होगी न्यू इंडिया एश्योरेंस पर? दीपांशु, देखिए स्टॉक के अंदर तेजी का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया, एक तेजी दिखाया, तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आया और आज वापस से स्टॉक एक अपसाइड मूव रिज्यूम कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर में 180 रुपए से लेके 190 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशंस होल्ड करके चलें। होल्ड करके चलें, यह है आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस पर राय। पर नई पोजीशन कहां पर बनानी है, यह भी सुमित जी बता रहे हैं बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, नई पोजीशन बनानी है पावर सेक्टर के स्टॉक के अंदर, वो है टाटा पावर। टाटा पावर में आप देखिए जस्ट अभी ब्रेकआउट आ रहा है, कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। स्टॉक वैसे भी तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है टाटा पावर अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है।
लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें यहाँ पे सीएमपी पे, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 88 रुपीज 50 पैसा या 89 रुपीज के पास, ऊपर में टारगेट बनेंगे 96 रुपए से लेके, और अब की बारी हो सकता है ये 3 डिजिट यानी 99 से 100 रुपए तक के लेवल दिखा दे। तो टाटा पावर के अंदर खरीदारी करें 96 से 99 के टारगेट्स के लिए, जल्दी ये लेवल ऊपर में टाटा पावर में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, टाटा पावर बढ़िया मूव में दिख रहा है। कल थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, आज फिर से आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। प्रीवियस हाई 95-96 का अब क्रॉस करने की तैयारी में भी आपको काउंटर दिखेगा। कुछ और कैश स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मूव आ रही है, कुणाल जी वेस्ट लाइफ इस पर नजर डालिए, क्योंकि हम इन्फो एज और जुबिलेंट फूड की तो रेगुलरली चर्चा कर लेते हैं। वेस्ट लाइफ में आज बड़ी मूव आई है, क्या करना चाहिए सर? यहां पर इस मूव को चेज करें या फिर हो गई अप मूव? अब देखिए, अभी तो ब्रेकआउट आया है दीपांशु, और ब्रेकआउट की पुष्टि होगी अगर ये 490 रुपए के ऊपर आज बंद हो जाता है तो 490 जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, अगर मान लीजिए इस लेवल के ऊपर आज बंदी आती है तो आपको वेस्टलाइफ डेवलपमेंट में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है कि तेजी काफी समय तक चलेगी, क्योंकि इस तेजी के पीछे एक बड़ा कंसोलिडेशन है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। 490 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर इसमें नई खरीद कर सकते हैं। ओके, तो 490 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और बड़ी मूव के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। वेस्ट लाइफ में मूव है, हम बात कर रहे थे इन्फो एज, जहां पर आज फिर से अच्छा एक्शन आया है और लगातार हम देख रहे हैं कि इन्फो एज और स्पेशली इसमें जो जोमैटो है उसको लेकर खबरें आ रही हैं। क्या है फ्रेश डेवलपमेंट्स, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, देखिए यहाँ पर इन्फो एज जो है वो लगातार फोकस में बना हुआ है, क्योंकि जोमैटो की जो वैल्यूएशन है वहां पर आपको रेगुलर अपसाइड देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पिछले 5-6 महीनों से ये रेगुलर फंडिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से फंडिंग आ रही है अक्रॉस इन्वेस्टर्स बोर्ड से, वहां पर प्री आईपीओ फंडिंग जो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर होती हुई दिख रही है। खासकर अगर आप अभी देखें, जो 5 निवेशकों से, निजी निवेशकों से इन्होंने करीब $250 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीज में देखेंगे तो 1800 करोड़ रुपए जुटाए हैं, वो काफी सिग्निफिकेंट प्रीमियम पर जुटाए हैं पिछली वैल्यूएशन के मुकाबले। आप देखिए, पिछली बार जब दिसंबर में फंडिंग हुई थी तो $390 करोड़ की वैल्यूएशन पर जो है जोमैटो का पूरा वैल्यूएशन लगाया गया था। इस बारी जो ये फंडिंग हुई 1800 करोड़ रुपए की, 540 करोड़ डॉलर पर इनकी जो है वैल्यूएशन लगाई गई है। तो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड करीब 38% की हमें देखने को मिल रही है पिछली वैल्यूएशन के मुकाबले। और साथ ही अगर आप इन्फो एज का कनेक्शन देखें तो करीब 18.5% की स्टेक है इनकी जोमैटो में इन्फो एज की, और आईपीओ जो है जून में एक्सपेक्टेड है। तो प्री आईपीओ फंडिंग जो है वो लगातार हायर वैल्यूएशंस पे हो रही है, और मैनेजमेंट की ये योजना है कि यहाँ पर जब ये आईपीओ लेकर आएंगे तो यहाँ पर इनकी वैल्यूएशन करीब 600 से 800 करोड़ डॉलर की होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि और फर्दर राउंड ऑफ फंडिंग्स अगर आती हैं तो वो अब किस वैल्यूएशन पर आती हैं, पर अभी के लिए और अब से लेकर आईपीओ तक ये जोमैटो और दोनों इन्फो एज फोकस में रहेंगे और अपने रडार पर रखिए आप। ओके, तो जोमैटो और इन्फो एज यहां पर आप रखें नजर, लगातार दमदार एक्शन हो रहा है। चोपड़ा साहब, क्या करना चाहिए जोमैटो के साथ? जब भी लगता है इन्फो एज जब भी लगता है वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, अभी नतीजों के बाद हमने देखा ब्रोकरेज कमेंट्री भी उतनी पॉजिटिव नहीं थी, स्टॉक भी 10-12% गिरा, पर लगातार जोमैटो फंड रेजिंग कर रहा है और हर बार फंड रेजिंग पिछले बार से बड़े प्रीमियम पर करते हुए दिख रहा है। तो इस बीच इन्फो एज पर क्या राय होगी सर? देखिए, नो डाउट जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, इनका जो मल्टीपल होता है जिससे वैल्यूएशन करी जाती है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस। और नो डाउट इन्फो एज क्योंकि इन्वेस्टर है, जोमैटो बार बार फंड रेज कर रहा है, और ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे, बहुत सारे ऐसे बैचलर्स थे जिनकी लाइफलाइन बन गई थी जोमैटो, जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते थे। और जोमैटो ने अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी बढ़ाया लॉकडाउन के दौरान। तो नो डाउट वैल्यूएशन वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा, तभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसके पीछे दौड़ रहे हैं पैसा लेकर। तो मुझे लगता है यहाँ से भी थोड़ी तेजी बन सकती है इन्फो एज में, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फो एज हमें 200-300 रुपए की रैली अभी इसी हाल फिलहाल में हमें दिखा दे। मगर डेफिनेटली मैं थोड़ा सा वेरी हूँ इंटरनेट बिजनेस मॉडल से, क्योंकि इनमें जिस तरीके से तेजी आती है उस तरीके से मंदी भी आती है। तो कॉल मी ओल्ड फैशन, बट जो ट्रेडर्स हैं यहाँ से थोड़ी तेजी करके 100-200 रुपए 300 रुपए तक कमा सकते हैं। बट अगेन इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अंडर वैल्यूड स्टोरीज हैं, और मुझे लगता है कि एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर हम लोग सलाह देने के बिजनेस में हैं या सलाह देते हैं एज अ चैनल, एज मार्केट पार्टिसिपेंट, मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड स्टोरीज ढूंढनी चाहिए हमको, और इन्वेस्टर्स को वो बताना चाहिए जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म
बेनिफिट मिले और जहां पर रिस्क कम हो। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है इन्फो एज में इस भाव पे। 300-400 रुपए मिल सकते हैं अगर वहां पे प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठिए। ओके तो ये है आपके लिए इन्फो एज। थोड़ा आप ओवर वैल्यू ओवर हीटेड देखेंगे, बट लगातार बाजार का इंटरेस्ट आते हुए दिख रहा है और लगातार बड़े प्रीमियम पर आप जोमेटो को फंड रेजिंग करते हुए देख रहे हैं। तो इस पर रखें नजर। वेस्ट लाइफ रिलेटेड स्टॉक, वहां पर आज बढ़िया एक्शन आ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर 12% मूव कर रहा है, कल की 16% की मूव के साथ आज सुबह धीरे धीरे करके ये स्टॉक और बड़ी मूव में आए हैं, अब डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और न्यू इंडिया एश्योरेंस, जहां पर अभी हमने एक्सक्लूसिव खबर दी थी, अब 10% ऊपर है, तो खबर के इम्पैक्ट पर ये स्टॉक भी आगे बढ़ रहा है। सर कभी कभी ऐसा नहीं लगता दीप कि कोई दिन अगर समझो बाजार में आखिरी 1-1.5 घंटे अगर ऐसा हो कि भाई एक्शन ही नहीं होना है, हाँ, कुछ नहीं हो रहा, ना ऊपर नीचे, जिसमें देखो कोई जैसे सेठी साहब है उनको तो कॉल देनी उनका फिक्स है जी, जैसे 1-2 कॉल और आ जाएगी किसी की, नितिन जी का जैसा फिक्स है ही है तो नितिन जी देंगे। उसके अलावा मुश्किल से 1-2 कॉल हो मार्केट हो, तो अर्ली क्लोजिंग वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए एक्सचेंज में। 100%। भाई 3.5 तक क्यों इंतजार करना, जब 3.5 तक यही भाव रहने हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं होना, तो थोड़ा जल्दी बंद हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। हाँ, तो बंसल जी चलो अभी तो घर से ही काम कर रहे हैं बंसल जी, नहीं तो घर जाके सरप्राइज दे सकते हैं कि आज देखो मैं 1 घंटा जल्दी आया। बंसल जी आइडिया कैसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए अर्ली क्लोजिंग जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा हो तो? नहीं अनिल जी, मार्केट में कुछ ना भी हो रहा हो तो अनिल जी मार्केट में रहना चाहिए। बट अनिल जी अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसे अभी आपने विजय चोपड़ा जी बात कर रहे थे ना कि बहुत से बैचलर्स हैं जोमेटो के फैन हो गए, हाँ। तो अनिल जी उनको ऐसी गलतफहमी क्यों है कि सिर्फ बैचलर्स ही फैन है? अनिल जी वो जमाना चला गया जब वो ऐड आया था ना, जिनका आपने इंटरव्यू भी लिया था, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनका। हाँ, हाँ। तो अनिल जी आजकल तो आदमी जो बीवी से करे प्यार वो जोमेटो से कैसे करे इनका, आजकल तो अनिल जी ये है। गजब, क्या बात है, ये बात सही है। मतलब इसको प्यार, इसको जो बंसल जी ने बोला है ना, उसको उन्हीं शब्दों में उन्हीं भावना में, प्यार को प्यार ही समझो, प्यार को डर के साथ रिप्लेस मत करना। इसका मतलब डर बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो डर के मारे में भी कई बार बंसल जी को जोमेटो से बहुत कुछ मंगवाना पड़ता है। बाकी आप अच्छा चोपड़ा साहब कुछ कह रहे हैं आपको बंसल जी? जी चोपड़ा साहब, मैंने कहा था कि बहुत सारे परिवार और बहुत सारे बैचलर्स की लाइफलाइन बनी जोमेटो, मैंने ये बोला था। अच्छा नहीं ठीक है, देखो बंसल जी को कोई मौका छोड़ना नहीं है तो इसलिए वो, लेकिन हाँ ये बात सही है, बैचलर्स को वैसे पसंद है और जो मैरिड है उनको ऐसे पसंद है, पसंद दोनों को। हाँ, और एक तो ये है कि इसमें भी 2 चीजें हैं, एक तो बंसल जी जो कह रहे हैं कि जो बीवी से करे प्यार हो कैसे जोमेटो, दूसरा ये कि जो खुद को करना पड़े तो इससे बढ़िया जोमेटो से मंगवा लो, तो हो सकता है बंसल जी इसलिए भी मंगवाते हो, यू नेवर नो। बहुत सारे सबके अपने अपने पर्सनल रीजन है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन बंसल जी किस किस वजह से मंगवाते हैं, कुणाल जी इस पर रिसर्च करके चैनल चेक करके ग्राउंड रिपोर्ट हमारे को लाकर देंगे और फिर हम पता करेंगे क्या कुछ है। बट फिलहाल ये है आपके लिए पूरा एक्शन। इस वक्त बाजार थोड़े से ठंडे होते दिख रहे हैं आखिरी मिनटों में, 14,725 के आसपास मजा नहीं दिख रहा, एकदम ठंडे से ढीले से हैं। लेकिन इन्फो एज का स्टॉक जो एक्शन में है वो इसी वजह से है कि यहाँ पर जोमेटो की तरफ से कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, जोमेटो में बड़ा इन्वेस्टमेंट 1800 करोड़ का आता हुआ दिखा है। ओके, स्टॉक्स जो थोड़ी कमजोरी की तरफ है उनमें है एक डॉक्टर लाल पैथलैब, आज का टॉप लूजर है निफ्टी का और सबसे कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। वागले साहब इसके चार्ट्स देखिए, डॉक्टर लाल पैथलैब। अनिल जी, हालांकि ये स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, तो इसमें शॉर्ट टर्म व्यू देने का कोई मतलब नहीं बनता है। हल्का सा वीकनेस है, मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, थोड़ा और नीचे जा सकता है फिलहाल। मैं बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, वागले साहब के जवाब से भी लगा, वागले साहब भी चाहते हैं 2:30 बजे मार्केट बंद हो जाए। जब वागले साहब ने इस तरह जवाब दिया, अनिल जी मेरे से क्यों पूछा, मेरा क्या लेना लेना डॉक्टर लाल से, जबरदस्ती मुझे आप चार्ट दिखा रहे हो, काम पे लगा रहे हो, ये वाली फीलिंग नहीं है आपको? मुझे तो आई। वागले साहब सॉरी, अनिल जी वागले साहब जी बोलिए सर। अनिल जी मुझे भी आई और आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक तो ये स्टॉक एफएनओ में क्यों है ये मेरे समझ में नहीं आया। तो जब मैंने आपको क्यों पूछा उसका भी कारण बता दूं
जब मैंने बंसल जी को पूछा कि 1 घंटे पहले ही मार्केट बंद हो जानी चाहिए, अर्ली क्लोजिंग हुई, तब आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इसका बदला लेने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ऐसा स्टॉक ढूंढ के पूछो वागले साहब को जिसमें जवाब देने में वागले साहब का इंटरेस्ट ही ना हो। तो चलिए मैंने भी अपना बदला पूरा किया। बढ़ते आगे, आशीष हमारे साथ है बताने के लिए बैन से बेनिफिट। आशीष जी देखो, हमारी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं, इसलिए कुछ मार्केट में कुछ हो नहीं रहा तो हमें थोड़ा बहुत है ना, इसलिए मूड लाइट करने के लिए है ना, कभी वागले साहब कभी बंसल जी के पास ऐसे जाना पड़ता है। जी, आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो बताओ। अनिल जी, थोड़े से बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहली बात एक्सपेक्टेड है, पंजाब नेशनल बैंक लगातार हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, आज फिर प्रयास कर रहा है और आज थोड़ा सब्सटैंशियल बढ़ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% आ गई है, कल करीब 91% थी, तो यानी यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बड़ी भी है। इसके अलावा एक स्टॉक बाहर भी निकल रहा है, कैनरा बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉर्डर लाइन से हाँ थोड़ा सा नीचे आया, 80%, अब 79% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो 80% के नीचे आते ही स्टॉक बैन से बाहर आता है। कैनरा बैंक संभावना नजर आ रही है कि ये बैन से बाहर आएगा और सेल पर भी फोकस रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 81% है, यानी प्रबल दावेदारी कैनरा बैंक की जो बैन से बाहर आएगा। सेल की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, एंट्री आज हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक की। तो 4 के 4 तो रहेंगी, 4 के 4 तो रहेंगे। तो कैनरा बैंक की जगह पीएनबी, एक बैंक निकलकर दूसरा बैंक। जी हाँ। और अगर सेल बाहर निकल पाए तो लास्ट मंथ पे देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये है आपके लिए, लेकिन हाँ कल तस्वीर थोड़ी तो बदली हुई दिखेगी आपको बैन से, जो स्टॉक से बैन में उन पर आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा। चलिए आशीष शुक्रिया, ये सारे बैन से बेनिफिट वाले। अच्छा, कच्चे तेल पर एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, एक नहीं 2 आई है। ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश हो रहे हैं। तो कच्चे तेल से किन सेक्टर्स पर, किन स्टॉक्स पर क्या असर पड़ रहा है, इसका पूरा आंकलन वैसे तो पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन हर बार जब होता है तो हर बार कुछ कुछ चीज़ें बदलती। तो आपको समझना जरूरी है कि जो कच्चे तेल में तेजी आ रही, कितनी आ रही, क्या टारगेट्स आ रहे हैं, उससे किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह का असर, किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा। तो वरुण है हमारे साथ तैयार इस वक्त बताने के लिए। वरुण बताइए। ठीक है अनिल जी, सबसे पहले तो सुबह तक 2 रिपोर्ट आई थी, उसके बाद और एक रिपोर्ट आ गई। अच्छा, 3 हो गई। अब सिटी भी आ गया, सिटी ने भी अपना टारगेट बढ़ा दिया, $70। 70 के मॉर्गन स्टैनली और सिटी दोनों $70 के टारगेट दे रहे हैं। गोल्डमैन सबसे ज्यादा बुलिश है, $75 के। गोल्डमैन 70 है या 75 है? 75। अच्छा, गोल्डमैन, हाँ गोल्डमैन का Q2 तक 70 है। अच्छा, Q3 में 75 है। ओके, मतलब वहां से और $5 बढ़ जाएगा, ये कह रहा है गोल्डमैन। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ यूएस में जिस हिसाब से ठंडी पड़ रही है तो सब कुछ फ्रीज हो गया है। तो हमेशा ही ठंड होती है। हाँ, इस बार कुछ ज्यादा पड़ गई। अच्छा। तो जितने आपके पाइपलाइन जो सब है वो फ्रीज हो गए, तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा इस कच्चे तेल का। और वहाँ हो यह रहा है कि सबसे ज्यादा ठंडी पड़ी है टेक्सास में। तो टेक्सास जो है ओवरऑल यूएस में जो क्रूड प्रोडक्शन होता है उसमें से टेक्सास जो है वो 40% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है। तो वहां से कच्चा तेल तो आ नहीं रहा, तो एकाएक जो कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ चुके हैं और $65 के आसपास पहुंच चुके हैं। एक चीज रिसर्च करके बताओ, कॉमन सेंस से, जैसे भी आपको बताओ। ठीक है। ये जैसे बहुत ज्यादा ठंड होती है टेक्सास में तो है ही है। हाँ। तो पानी तो जम ही जाता है, पानी जम जाता है, वो तो माइनस डिग्री में चलते हैं ना वहाँ पे। तो हाँ, वहाँ तो माइनस। कच्चा तेल भी जम जाता है क्या? पाइपलाइंस में जम ही जाता होगा। अब इसके लिए तो है ये हाल है, या तो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। पूछूं? पूछ लो सर, अच्छा है। सुमित जी, आप तो बहुत क्रूड और ये सब चार्ट्स देखते हो, इसका कुछ अंदाजा है आपको? फंडामेंटल्स में जाना होगा, बट जनरली अच्छा, फंडामेंटल। चोपड़ा साहब वैसे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब चोपड़ा साहब को तो कुछ अंदाजा। चोपड़ा साहब वैसे भी सुमित जी ने तोप का मुंह आपकी तरफ कर दिया। अच्छा, कच्चा तेल भी जम जाता है चोपड़ा साहब? नहीं, जमता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो जहां से एक्सप्लोरेशन किया जाता है तो जो कुआं रहता है उसमें प्रेशर कम हो जाता है, तो एक्सट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है टेम्परेचर डिफरेंशियल की वजह से। तो सारा का सारा जो खेल है वो प्रेशर का है कि उतने प्रेशर से तेल नहीं निकलता है बाहर जितने प्रेशर से नॉर्मल टेम्परेचर्स पे निकलता है। तो इस कारण से कम प्रेशर की वजह से कम प्रोडक्शन होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। जमता नहीं। क्या बात है, बढ़िया आवाज चोपड़ा साहब, नाइस, गजब, वैल्यू एडिशन है ये, हमें पता नहीं था कि हाँ, लेकिन जो भी आपने बताया उससे फायदा हो। तो चलिए, तो प्रोडक्शन कम हो जाता, आप कह रहे थे कि टेक्सास में ही सबसे ज्यादा, टेक्सास में सबसे ज्यादा होता है प्रोडक्शन। हाँ, और तो वहीं सबसे ज्यादा ठंड है, वहाँ सबसे ज्यादा ठंड है। तो ये तकलीफ हो गई, इसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ गया। अब इसके पहले लोगों ने अनुमान लगाया था कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए गोल्डमैन ने पहले अनुमान लगाया था कि हो सकता है कि $55 तक पहुंचे। उसके बाद सेकंड टाइम इन्होंने अपना अनुमान जो है उसको रिवाइज किया और कहा कि नहीं, अब ये $65 के आसपास पहुंचेगा। मेरे ख्याल से पिछले महीने रिवीजन किया गया था
और अब ये थर्ड रिवीजन जो है गोल्डमैन ने किया है और अब इनका कहना है कि Q3 तक कच्चा तेल जो है वो $75 तक पहुंच सकता है और Q2 तक $70 तक पहुंच सकता है। एक तो ये जो इश्यू हुआ ठंडी का वो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस ये भी कह रही है कि अब जब जैसे जैसे इकोनॉमी सुधर रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो भी आपको देखने मिलेगा, तो डिमांड भी सुधरेगी। वहीं जो प्रोडक्शन फ्रीज की बात की जा रही है, तो अगर प्रोडक्शन शुरू करना है तो उसके लिए भी समय लगता है और उसका खर्चा बहुत जाता है, तो इसके लिए ओवरऑल जो कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कच्चे तेल के दाम को वैसे भी सपोर्ट मिलेगा। और ये सब कारण है जिसकी वजह से जितने भी ब्रोकरेज हाउस है $70 से $75 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं। फायदा किसको? तो फायदा ONGC, ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम कंपनीज को है, क्योंकि $1 भी अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो इन कंपनीज के EPS में 2 से 3% के आसपास का इजाफा होता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है गैस के भी दाम बढ़ेंगे, तो उसका फायदा गेल जैसी कंपनीज को होगा। और देखिए अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो हम तो इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे जो डॉलर आउटफ्लोज है वो हो जाते हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं रुपी पे भी प्रेशर बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है उनको भी एक इनडायरेक्ट फायदा होता है, हालांकि वो थोड़े लंबी अवधि में होता है लेकिन होता है, और उसमें खासकर IT कंपनीज। नुकसान किसको होता है? तो खासकर जो कंपनियां इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, उसमें खासकर आप FMCG कंपनीज देखेंगे, उसमें पेंट कंपनियां जो है उनका मेरे ख्याल से 35 से 40% के आसपास के जो रॉ मटेरियल खर्च है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जो कि इंपोर्ट भी होता है और जो कच्चे तेल का डेरिवेटिव भी है, तो इन कंपनीज को नुकसान हो सकता है। तो ये है आपके लिए पूरा इस वक्त का कच्चे तेल की तेजी का फायदा और नुकसान वाली कंपनियां। हमारे कुछ है ना जो दर्शक है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, तो वो कह भी रहे हैं। राहुल डोंगरे साहब ने लिखा कि -40 से -60 डिग्री में कच्चा तेल फ्रीज होता है जी। -40 -60 ओके। और उसमें सर ये भी निकल कर एक राजीव जी कह रहे कच्चे तेल के कुएं में पानी का प्रेशर डाल के कच्चे तेल को निकाला जाता है। अब पता नहीं भाई, सब अलग अलग तरह के सबके अपने शेल गैस जो होता है वो वैसे ही निकलता है। वो रॉक्स में आप पानी डालकर उससे प्रेशर क्रिएट करके फिर वो निकालते हो। तो इसका मतलब एक चीज बताओ मुझे कि जब चोपड़ा साहब को इतना पता है कि प्रेशर कम हो जाता है, तो चोपड़ा साहब को फिर इसका मतलब क्रूड के रिलेटेड सारी चीजें बड़े अच्छे से पता है। तो चोपड़ा साहब जरा बताइए किन शेयरों के लिए फायदे और नुकसान की बात है, जरा इस पर जरा विस्तार से बताएं। देखिए क्या होता है कि जब भी हम क्रूड में तेजी देखते हैं तो जो OMCs हैं उनकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, BPCL जैसी कंपनी, BPCL में तेजी दूसरे कारणों से हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है। मगर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल डीलिंक कर दिया, सब्सिडीज खत्म कर दी, तो उस कारण से जो इम्पैक्ट है कम दिख रहा है। मगर जो अभी बात करी कि ONGC जैसी कंपनी है, ऑयल इंडिया जैसी कंपनी है, इन कंपनीज को फ़ायदा पहुंचता है जब क्रूड में तेज़ी होती है। कुछ और जो सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल क्रूड का इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जैसे पेंट सेक्टर है, तो जो पेंट सेक्टर का एक काफ़ी बड़ा जो इम्पैक्ट आता है कॉस्ट, वो क्रूड की बढ़ोतरी से आता है। तो जैसे क्रूड बढ़ेगा तो पेंट सेक्टर का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, इस कारण से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। टायर कंपनीज हैं, तो टायर कंपनीज में भी काफ़ी मटेरियल्स लगते हैं जो कि क्रूड के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, तो टायर कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है क्रूड का बढ़ना। और FMCG कंपनीज में भी ऐसी बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें वैसलीन या बहुत सारी जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो वहाँ पर भी जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड से कहीं ना कहीं डिराइव होता है, तो इनपुट कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब भी क्रूड की बढ़ोतरी होती है तो उसका जो इफेक्ट है वो पास ऑन किया जाता है, जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती हैं, तो ओवरऑल जो महंगाई है वो बढ़ती है। तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। और क्योंकि हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं क्रूड के, तो हमारी जो बैलेंस शीट है देश की वो इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो हम लोग कॉपर भी इंपोर्ट करते हैं और काफ़ी दूसरे मेटल्स हैं, गोल्ड हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज लगाई गई हैं, प्रेशियस मेटल्स पे भी। तो जो हम नेट इंपोर्ट करते हैं क्रूड के, हम नेट इंपोर्टर हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा बैलेंस शीट का जो पार्ट है देश की बैलेंस शीट का वो क्रूड है। और भारत जैसे देश की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत बड़ी है, रोज़ाना हमारा जो खपत है बहुत ज़्यादा है, इस कारण से ये ऐसी कमोडिटी है जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको रेगुलरली इंपोर्ट करना पड़ता है और हमको वो पैसे देने पड़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जो वो कमांड कर रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अनिल जी कि अब जैसे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ओपेक का मीटिंग है और भारतीय सरकार काफ़ी कूटनीतिक दबाव डाल रही है ओपेक कंट्रीज पे कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो जब भी प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्रूड के जो भाव हैं वो नीचे आते हैं,
आज अखबारों में ये बात भी मैंने पढ़ी कि वेनेजुएला से और ईरान से जो दोबारा से बातचीत करी जा रही है कि वहाँ से भी क्रूड इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे क्रूड की अवेलेबिलिटी सस्ती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स चलती है के आसपास और बहुत मेजरली इफेक्ट करती है किसी भी इकोनॉमी को क्रूड। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से क्रूड की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं अलग अलग कंपनीज पे, अलग अलग सेक्टर्स पे। बिल्कुल, तो अलग अलग कंपनीज पर इम्पैक्ट आता है और हम देख रहे हैं लगातार क्रूड में हमने बढ़त देखी है। 66 के पार ब्रेंट है और 13 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली एक कंसर्न की बात है। बट अच्छी बात यह है कि इस समय में रुपी थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है, 1 साल की ऊंचाई पर आपको रुपी भी दिख रहा है, तो थोड़ा वो प्रेशर नेगेट करते हुए दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स पेन बहुत है कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। आइए कुछ कॉल्स लेते हैं, चलते हैं सुमित जी के पास कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। कमिंस इंडिया के अंदर यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है, तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे बाइंग की जा सकती है ऑप्शंस के जरिए। 800 वाला कॉल अभी 10 रुपए 11 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा है, इसको खरीदारी करें। कमिंस के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। जैसे 800 का लेवल ऊपर में क्रॉस होगा तो 820 रुपए से लेके 830 रुपए तक का ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो कमिंस के अंदर 800 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, नीचे में 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में जो टारगेट बनेगा 18 रुपए से लेके 22 रुपए तक का टारगेट बनेगा। कमिंस के 800 के कॉल के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, कमेंस का 800 का कॉल खरीदारी करके चले, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। सुबह से हम देख रहे हैं स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट रहा है और इस समय आपको फिर से एक्शन में आ रहा है। वायदा कारोबार में भी देखिए 5% की मूव कमेंस में आती हुई दिखी है, तो ये स्टॉक मूव कर रहा है। एनटीपीसी वापस एक्शन दिखा रहा है, थोड़ी सुस्ती के बाद इस पर भी खरीदारी आ रही है, तो नजर रखिए इस काउंटर पर भी। अभी अभी फिर से मूव आती हुई दिखी है। एनटीपीसी क्या कहेंगे वागले साहब, वापस 105 जहां से रिवर्स हुआ था वापस उस लेवल या फिर उसको रिक्लेम करने की तैयारी में दिख रहा है? दीपांशु, आज के दिन में तो बहुत ज्यादा साइडवेज है। मेरा 106 का टारगेट है, 106 निकलता है तो फिर 110 112 तक जा सकता है। व्यू साइडवेज टू पॉजिटिव है। ओके, मूव साइडवेज टू पॉजिटिव आती हुई दिख रही है, पर एनटीपीसी पर आपको रखनी है नजर, जिस तरह से इस काउंटर पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अभी अभी खरीदारी के संकेत आए हैं, तो देखिए अगर ये और मूव दिखाता है कि नहीं। टाटा केमिकल्स फिर से थोड़ी देर की सुस्ती के बाद अब फिर से मूव करते हुए दिख रहा है। टाटा केमिकल्स 650 के लेवल्स पर आ गया। चोपड़ा साहब, क्या चल रहा है टाटा केमिकल्स में? लगातार ये दमदार एक्शन में रहा है और रोज हम देख रहे हैं वीक बाजार हो मजबूत बाजार हो, टाटा केमिकल्स आपको अच्छी गेंस दिखाता है। मैंने अभी कुछ मेरे ख्याल 1-1.5 हफ्ते पहले बोला था टाटा केमिकल्स मुझे लगता है कि कम से कम 1000 रुपए का भाव इसका होना चाहिए। उसका एक रैशनल भी दिया था मैंने कि नंबर 1 टाटा केमिकल का जो क्रॉस होल्डिंग है वो टाटा सन्स में है, तो वहाँ से वैल्यूएशन ड्राइव करता है। इसके अंडर एक और कंपनी है रैलिस इंडिया, तो रैलिस इंडिया की जो वैल्यूएशन है वो टाटा केमिकल में है। इसके अलावा जो टाटा नमक और टाटा संपन्न मसाले जो हैं वो टाटा केमिकल्स के अंडर आते हैं, तो उनका एक एफएमसीजी रिलेटेड बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा इनका टाटा ग्रीन बैटरीज का काम है। जो सबसे फ्यूचरिस्टिक बात जो मैं बताना चाहता हूँ निवेशकों को और जो आपके दर्शक हैं उनको, वो ये है कि आगे आने वाले समय में टाटा केमिकल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईवी बैटरीज के लिए, और टाटा मोटर्स ने अब आने वाले समय में ये बात भी बोल दिया है कि वो लोग यूके में प्लांट लगाएंगे फॉर ईवीज, ईवी की बैटरीज के लिए, वो टाटा केमिकल ही लगाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड इनका स्ट्रैटेजी है विद टाटा मोटर्स टू प्रोवाइड बैटरीज फॉर ईवीज। और आप ये भी समझिए कि टाटा केमिकल्स बहुत बड़ा हब बनने वाला है एशिया के लिए और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के लिए भी फॉर ईवी बैटरीज। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, और अगर आप इसका इन सारे बिजनेसेस को जोड़ दें तो इसका जो फेयर वैल्यू आता है वो करीब करीब 900 रुपये आता है। तो अभी तो हमने कोई मल्टीपल लगाया ही नहीं है, तब 900 रुपये का भाव बनता है। तो मेरे हिसाब से टाटा केमिकल को लेकर रखना चाहिए, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये मल्टी बैगर भी हो जाए और यहाँ से 2 से 3 गुना भी हो जाए आने वाले सालों में। और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी तेजी बनती रहेगी, धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स पर रहा है। आइए अगला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर।
बताएं वाकली साहब। जी, हमने टाटा स्टील में 717 में दिया था बीटीएसटी कॉल, उसका 733 का टारगेट था, वो अभी आने की तैयारी है। अभी मैं बीटीएसटी के तौर पे टाटा मोटर्स ले जाने की सलाह दूंगा। 324 325 के बीच में करंट भाव है। 321 का आपका स्टॉप लॉस होगा, रिस्क होगी 4 रुपए की। 335 का पहला टारगेट, 340 का दूसरा टारगेट मुझे लगता है कल आना चाहिए। 335 340 के टारगेट के लिए करें खरीदारी टाटा मोटर्स। और एक बार फिर से टाटा मोटर्स पर जबरदस्त सही सटीक स्ट्रेटेजी सिमी जी की। सुबह 314 में सिमी जी, आज के दिन का पहला कॉल था सिमी जी का 314 में टाटा मोटर्स खरीदने का, और टारगेट 321 का, 325 का और 330 का रखा है। 2 टारगेट तो आ ही चुके हैं, 321 और 325 आ चुके हैं। इनफैक्ट 330 भी टच किया है। तो आज तीनों ही टारगेट सिमी जी ने कमाल के टारगेट दिए, और कमाल के टारगेट आपके लिए हासिल होते हुए दिखे भी हैं। जबरदस्त ये आपके लिए। आइए स्पेशल नहीं, पिक ऑफ द डे का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। कल की पिक आज और इस आपको पिक ऑफ द डे बताएं कुणाल जी, राकेश जी, उसके पहले जो नीचे लिख कर आ रहा है वो जरा पढ़िए। एक ऐसा स्टॉक जो हमेशा सर्किट पे चलता है, वो तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे चलते हैं। और अगर आपको ये लगे ये चलता ही रहेगा सर्किट पे, तो है ना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। और क्यों चलता रहेगा वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक ऐसा शेयर अभी हम आपको बताने वाले जो आगे भी कब तक सर्किट पे चलेगा कोई हिसाब किताब नहीं। 18 रुपए से सर्किट पर चल रहा है, 750 रुपए हो गए। 18 से 750, 18 से 750, और अभी भी कोई चांस नहीं इसके सर्किट खुलने का आगे। वाह, ये है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव और बड़ी रिसर्च, हम आपके सामने रखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी का पिक ऑफ द डे बताएं सर। अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है एमएमटीसी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, और आज एक नया ब्रेकआउट एमएमटीसी में देखने को मिल रहा है। तो एमएमटीसी पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत दमदार ब्रेकआउट है। एक बुलिश सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट एमएमटीसी में होता हुआ दिख रहा है। 33 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस आपको 33 पर, 33 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, बाय करें एमएमटीसी को। ये ब्रेकआउट का स्तर है। पहला टारगेट 35 रुपए 25 पैसे 35.25 और दूसरा टारगेट 36 रुपए का होगा। तो 36 तक जाने की संभावना दिखती है चार्ट्स पर। बाय करके चलें एमएमटीसी, बाय भी करें और धन्यवाद स्वीकार भी करें सुमित जी की तरफ से। सुमित जी ने कल ही दिया था एमएमटीसी, जहां तक मुझे याद है, कल सुबह का था, कल या परसों, 2 में से कल का था। कल एमएमटीसी सुमित जी ने भी कहा कि खरीद कर चलिए, ये स्टॉक तेज दौड़ लगाने को तैयार है। और आज देखिए स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है। सुमित जी 36 रुपए का टारगेट दिया, ठीक है, छोटा तो नहीं है। अनिल जी अब और ऊपर जाएगा स्टॉक, क्योंकि ब्रेकआउट है। और अब राकेश जी बंसल जी भी आ गए हैं, तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। 36 का लेवल क्रॉस होके हो सकता है इस बारी 38 से 40 रुपए तक का लेवल भी दिखा दे, तो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, एकदम सही बाय बन रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए राय एमएमटीसी पर मजबूती के साथ ऊपर जाने की तैयारी में। अब आइए एक स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे रिसर्च की, अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्यों इस स्टॉक में सर्किट से सर्किट लग रहे हैं और कैसे फंडामेंटल है और आगे क्या होगा। पूरी रिसर्च हमारी रिसर्च टीम ने तैयार किया। अच्छा, ये रिसर्च के पहले मैं एक बार है ना जरा हमारे एक दर्शक है उनका धन्यवाद दे दूँ। मुझे अब नाम तो याद नहीं रहा। 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे एक ट्वीट किया था। उन्होंने बोला था कि सर किस स्टॉक पे किया था, रिसर्च किया था, तो उन्होंने कहा कि इस स्टॉक पर भी आप रिसर्च करके देखिए। ईस्ट वेस्ट होल्डिंग पे या पता नहीं किसी पे तो नहीं, ईस्ट वेस्ट, हाँ ईस्ट वेस्ट पे किया था। उन्होंने बोला कि एक ये स्टॉक भी देखिए, इस स्टॉक में क्या हो रहा है। तो हमने सोचा अच्छा चलिए इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। ऑर्किड फार्मा, जरा ये स्टॉक आपके सामने लाते हैं, ऑर्किड फार्मा, और इसका लंबा वाला चार्ट लेकर आते हैं। अगर साल 6 महीने का जितना लंबा चार्ट मिल सके वो देखते हैं। 5% का ऊपरी सर्किट है, 750 रुपए के आसपास। और ये देखिए, ओहो, ये तो सरगई बुबका की तरह पोल वोल्ट का जो बनता है ना वैसा एकदम, है ना, बिल्कुल वैसा बन रहा है। तो ये कहाँ कितना दिख रहा है, मैं तो इतना दूर से पढ़ भी नहीं पाता हूँ इतना। 1 साल का है, लेकिन जो कुछ गेम हुआ पिछले 2-3 महीने का ही दिख रहा है। ये नवंबर के आसपास 20 रुपए में चलता था, 18 रुपए हुई थी। अच्छा, स्टोरी ये मनीष जी ने किया था ट्वीट में, आपको याद दिला दूं। अच्छा, मनीष जी ने ट्वीट किया, मनीष जी नाम उनका था। तो मनीष जी पहले तो आपके ट्वीट पर एक्शन हो चुका है और आपके ट्वीट का संज्ञान लेकर
हमने पूरी रिसर्च की है। ऑर्किड फार्मा नवंबर से लेकर नवंबर का में 18 रुपए, नवंबर से लेकर फरवरी अभी तक पूरा हुआ नहीं, ऐसा क्या बदल गया है? पहले तो ये कंपनी क्या करती है, क्या है इसका इतिहास, थोड़ा सा वो जान लीजिए, फिर दूसरे चरण में हम आपको बताएंगे कि ये सर्किट क्यों लग रहा है, आगे और क्यों लग सकता है। वरुण बताइए। देखिए अनिल जी, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, फार्मा कंपनी है तो काफ़ी सारे फार्मा के कारोबार है इंडिया और इंडिया के बाहर भी इस कंपनी के फार्मा के कारोबार है, और एपीआई में भी ये काम करती है, क्योंकि एपीआई पिछले कोविड से काफ़ी बड़ा बस बढ़ रहा है, इसके लिए मैं सोचा कि इसको भी हाईलाइट कर दे। तो ये तो है कि फार्मा कंपनी है। अब इसका इतिहास जो रहा है वो बेसिकली ये था कि साल 2012 FY12 तक तो ये कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन FY13 से इस कंपनी ने नुकसान करना चालू कर दिया, और अच्छा खासा नुकसान। और दरअसल इस कंपनी ने कुछ डेट जो अपना है वो बढ़ा लिया। FY12 में अगर आप देखें तो 2000 करोड़ का डेट था, FY13 में अचानक से वो बढ़ के 3200 करोड़ हो गया, और उसके बाद से कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाई, फाइनेंशियली लॉस करने लगी। FY13 में करीब 550 करोड़ का लॉस, और उसके बाद लगातार FY19 तक इस कंपनी ने लॉस किया है। एक जमाने में FNO का स्टॉक होता था। हाँ। लेकिन जो हालत खराब हुई है फाइनेंशियल, उसके बाद ये FNO का क्या, अब तो रहा ही नहीं उसके बाद तो FY13 से 19 तक 2000 करोड़ का नुकसान कंपनी ने किया। अब FY17 में एक इवेंट 2000 करोड़ का नुकसान 5-6 साल में, लॉस, एक्चुअल लॉस। हाँ, ग्रॉस एक्चुअल लॉस। तो FY17 में एक्चुअल एक इवेंट हो गया था कि इस कंपनी को अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पैसे चुकाने थे, वो ये नहीं चुका पाई, डिफॉल्ट कर दिया, और NCLT में चली गई। ओके। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इसके अगेंस्ट शुरू हो गई। तो काफी लोगों ने बिड किया, पहले एक US की कंपनी थी जिसने बिड किया, हालांकि उसने बाद में पैसे नहीं चुकाए तो वो रेस से बाहर हो गई। उसके बाद 2-3 कंपनियों ने बिड किया, और धानुका लैबोरेटरीज जो कि धानुका ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने इस कंपनी के लिए बिड किया, बिड जीती, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो क्रेडिटर्स थे उनको करीब 32% के आसपास का जो उनका लोन था, करीब 3000 करोड़ के आसपास के लोन थे, उसमें से 1000 करोड़ के आसपास का बकाया दिया गया, 1/3 दे दिया, 2/3 उड़ गया। हाँ। तो कुछ शेयर्स 4 लाख के आसपास शेयर्स भी उनको अलॉट किए गए 10 रुपए के भाव पे। उसमें SBI, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, वो टाइम इलाहाबाद बैंक जो लिस्टेड था वो भी था। तो ये सारे बैंक्स को शेयर्स भी अलॉट किए गए। 2017 में ये इवेंट हुआ, जब से ये शुरू हुआ पूरा काम। 2019 में आके जून में ये कंपनी जो है वो डीलिस्ट हो गई। जब डीलिस्ट हुई तब इसका भाव था 5 रुपए 25 पैसे का। 5 रुपए 25 पैसे में डीलिस्ट हुई। ये कब हुई? डीलिस्ट जुलाई 2019, 25 जुलाई 2019 से ट्रेडिंग बंद हो गई। ठीक है। उसके पहले 24 जुलाई की जो रेट था वो था 5 रुपए 25 पैसे का। उसके बाद ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की पूरी प्रोसीजर चली, धानुका ने टेक ओवर किया, और अप्रैल 2020 में ये जो फाइनल टेक ओवर जो है उसका काम जो है वो पूरा हुआ। उसके बाद नवंबर 2020 में 3 नवंबर 2020 को इस कंपनी की फिर से लिस्टिंग हुई। जो लिस्टिंग हुई इस कंपनी की वो हुई 18 रुपए के भाव पे। अब लिस्टिंग तो हो गई, नो डाउट फार्मा कारोबार था, API कारोबार था, तो काफी बस भी था, तो उसके चलते लोग अच्छा भी मान रहे थे। लेकिन इसमें अब ये सर्किट लगने का सिलसिला क्यों हुआ शुरू और क्यों ये लग रहा है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। फाइनेंशियल्स कोई ज्यादा बदले नहीं है, नो डाउट FY20 में इस कंपनी ने 69 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त एक्सेप्शनल गेन है 211 करोड़ का, उसके वजह से नहीं तो वो भी लॉस होता। पहले 9 महीनों में 32 करोड़ के आसपास का कंपनी ने नुकसान कर दिया है। कर्ज कम हुआ है लेकिन नुकसान कंपनी अभी भी कर रही है। अब सबसे बड़ी वजह ये सर्किट लगने का ये है कि इसका फ्री फ्लोट जो है वो काफी कम है। आप सोचिए 0.03% केवल इतना ही पब्लिक के पास है, बाकी किसके पास है? 98% धानुका के पास है, और बाकी का जो 0.26% है ऑर्किड और बाकी जो इन्वेस्टर्स है उनके पास है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बाकी ट्रस्ट जो है उनके पास करीब 1.66% हिस्सा है। तो इनको आप मिला देंगे और उसके बाद छोड़ेंगे तो कितने शेयर बचते मालूम? कितने? 12,244 शेयर मार्केट में। बस मार्केट में सिर्फ इतना ही फ्री फ्लोट है जो पब्लिक के पास है, इसके अलावा पब्लिक के पास तो कुछ मतलब नहीं है। इफेक्टिवली लिक्विडिटी 12,000 शेयरों की बस। और रोज अगर आप देखें तो T2T में तो वैसे भी है, हाँ, डिलीवरी 12,000 शेयरों की लिक्विडिटी। कितना वॉल्यूम हुआ है आज? 5,000 6,000 5,000 ऐसे वॉल्यूम इसमें आपको देखने मिलेंगे। और 77 डेज हो गए, आज 77वां दिन है जब ये अपर सर्किट पे है। सेलर एक भी नहीं है सर, सब बायर्स ही। और अभी भी नुकसान नहीं कर रही कंपनी। नुकसान नहीं कर रही, 32 करोड़ 92 करोड़ का नुकसान किया कंपनी ने। हालांकि कर्ज कम हुआ है क्योंकि NCLT में गई तो काफी कुछ चुका है, काफी राइट ऑफ हो गया। हाँ, इसी वजह से। ओके, तो ये पूरी स्टोरी है इसकी। तो ये है ऑर्किड फार्मा की कहानी। ठीक है ना। अब जब 12,500 शेयर ही फ्री फ्लोट हो, क्योंकि 99% अनिल जी लॉक इन है। वो तो बिक भी नहीं सकता। वो लॉक इन कब खुल रहा है, कुछ आइडिया? लॉक इन का अनिल जी आइडिया चेक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ये अपनी प्रोमोटर होल्डिंग जो कम करना चाहते हैं ना, हाँ, उसके चलते 12 महीने के बाद शायद बेच वो 75% पे जो बाद में लाना पड़ेगा। अरे फिर भी वो भी तब होगा जब होगा तब होगा। लेकिन अभी तो सिर्फ 12,500 शेयर का। बंसल जी, कहानी कैसी लगी?
अनिल जी कहानी बहुत बढ़िया है अनिल जी। इसमें कुछ चीज ऐड करता हूँ अनिल जी। अगर आप इसको ऑर्किड फार्मा को देखें तो इसमें पूनावाला जी ने भी स्टेक लिया था और काफी बड़े बड़े निवेशक अनिल जी गलत निकले हैं। और ये कंपनी अनिल जी रडार पर आई थी, ग्लोबल रडार पर आई थी जब फाइजर की व्याग्रा लॉन्च हुई थी, क्योंकि ये उसका एपीआई बनाता था, रॉ मटेरियल। तो काफी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे स्टेक लिया था और काफी बड़े बड़े लोग यहाँ गलत निकले थे। और रिसेंटली अनिल जी अभी मैं भी इसी को कुछ दिनों पहले स्टडी कर रहा था कि क्या हुआ। तो जो अभी वरुण ने बताया वही पाया था कि मैनेजमेंट चेंज है अनिल जी और सर्किट टू सर्किट चल रहा है, फ्लोटिंग स्टॉक है ही नहीं अनिल जी यहाँ पर। तो कहानी पूरी फ्लोटिंग स्टॉक की है। अगर फ्लोटिंग स्टॉक ही नहीं है तो आप ये गेम स्टॉक वाला जैसा मामला है कि फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है और आप शॉर्ट करते जा रहे लोग। यहाँ खैर शॉर्ट वाला मामला नहीं, लेकिन अगर आपको पता है कि बिकवाली 99 प्रोमोटर्स की कितनी 98% धानुका के पास है। हाँ। ऑर्किड के पास 0.2। ऑर्किड वाले तो ये 0.2 हाँ, जो शायद डीमेट भी नहीं हुए होंगे, कोई पुराने होंगे जो जिन्हें पता भी नहीं कि उनके पास ये शेयर पड़े। बाकी ट्रस्ट वस्ट के पास 1.66%। हाँ, तो मतलब 1.5-2% से ज्यादा मार्केट में फ्लोट ही नहीं है अगर मान लो तो। हाँ, अगर उनका वैसे तो 12,000 शेयर ही है। हाँ। तब 12,000-15,000 शेयर ही है जिनके पास, और अगर वही है तो फिर कहाँ से आएगा ही नहीं मूव सर। सुबह क्या होगा ये हाल। बाय ऑर्डर स्पेंडिंग है, कोई खरीदे है कोई बेच। जय हो। तो अब ये कब कितने सर्किट लगेगा ये पता नहीं, क्योंकि जब शेयर ही 12,000, 15,000, 25,000, लाख 2 लाख भी समझ लो, इतनी अगर मार्केट में शेयर है तो फिर सर्किट चल रहा है। एक ही आदमी सर्किट लगा सकता है ये। हाँ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, देख लीजिए। तो ये है, अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस तरह की किसी कंपनी की रिसर्च के बारे में और आप भी जानना चाहते हो, प्लीज़ आप हमें ट्वीट कीजिए। मैं ये तो वादा नहीं करता कि हर एक का हम कर पाएंगे, लेकिन जितनी मैक्सिमम हम कवर कर सकें, क्योंकि देखिए एक एक करने में टाइम लगता है। ये भी 4-5 दिन पहले मेरे ख्याल से मनीष जी ने हमें ट्वीट किया था। तो ईस्ट वेस्ट पे भी हमने 4-5 दिन काम किया, तब जाके, क्योंकि कई सारे डेटा निकालने होते हैं, जब करें तो श्योर भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाफ कुछ भी रख दें आपके सामने मेहनत करनी पड़ती है। 3-3, 4 दिन लगे रहते हैं। ये बोलते भी है सर आप इसमें क्या मेहनत करनी, क्या फायदा है, इसमें क्या होना जाना है, कुछ तो है नहीं भाई, ट्रेडिंग नहीं होती, सर्किट चल रहा। मैंने कहा तभी बताने की बात है, तो ताकि लोग फंसे ना कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है, चेंज ऑफ प्रोमोटर, अब आगे परफॉर्मेंस आ जाए वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बढ़ने की वजह हमने आपको बता दी, अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। तो नजर रखिए, एक बेहतरीन रिसर्च वरुण ने प्रेजेंट करी है, ऑर्किड फार्मा क्यों इस पर लग रहा है लगातार 40 से ज्यादा दिनों का सर्किट। आइए आखिरी कुछ मिनट ट्रेड के लिए जल्दी से बिगुल बजाते हैं और लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे है अब, तो सुबह जो 100 पॉइंट्स की तेजी थी धीरे धीरे करके गिव अप करिए, अब 50 पॉइंट्स नीचे। और नैस्डैक फ्यूचर्स, कल नैस्डैक 2.5% फिसला है, आज अब नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1% नीचे है। तो यूएस के थोड़े कमजोर आसार दिख रहे हैं। यूरोप में बिकवाली है, जर्मनी के बाजार 1-1.25% नीचे हैं और बाकी के यूरोप के बाजारों में भी बिकवाली का दबाव है। तो ग्लोबल क्यूज सुबह के पॉजिटिव से अब नेगेटिव हो गए हैं, क्या करके जाएं सर? कुछ ऐसा मतलब देखे, शॉर्ट करने के लेवल है नहीं, खरीदने की हिम्मत है नहीं तो वेट एंड वो जो है वो संभालो। कल भी यही राय थी, आज भी यही राय। कोई ऐसा मतलब अभी इन लेवल्स पे आप क्या 50-75 पॉइंट के लिए निफ्टी को क्या शॉर्ट करोगे? अगर बैंक निफ्टी भी 35,134,900 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है तो शॉर्ट करने का और लेने के लिए कोई ऐसा खास आपको रीजन नहीं दिख रहा। ताकत कम है, ग्लोबल मार्केट्स, डेटा, तो मेरे ख्याल से जो है आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, फ्रेश पोजीशन कुछ न बनाएं, सिंपल। ओके, रिस्क मैनेजमेंट करें, फ्रेश पोजीशन कोई ना बनाए, ये आपके लिए क्लियर स्ट्रैटेजी है। कमिंस अभी कैश के ऑप्शन में सुमित जी आपने रेकमेंड किया था, उसके बाद बड़ा स्पाइक आया, 8% ऊपर ये स्टॉक दिखा था, थोड़ा कूल ऑफ हुआ है वहां से, बट क्या करके जाएं अगर कमिंस की कॉल ली है सर? तो देखिए ऑप्शंस में जिसने ट्रेड किया है उनको तो क्लास प्रॉफिट हो गया, 15 मिनट भी नहीं हुआ है, 18 से 22 तक के टारगेट्स दिए थे और वो टारगेट अचीव हुआ है। कैश में जो लोग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि 800 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब हो गया कमिंस के अंदर और तेजी देखने को मिलेगी। 820, 830 तक के लेवल कमिंस पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो 820, 830 के लेवल्स के लिए कमिंस पर आप रखें नजर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर रखें नजर। सुबह ब्रेकआउट आया था, उसके बाद अब आपको मूव आती हुई दिख रही है। कमिंस, BEL, BHEL, L&T, सीमेंस, इन सभी कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स, KEC इंटरनेशनल, वहां पर हमने देखा है सुबह से बढ़िया एक्शन बन रहा है। गायत्री प्रोजेक्ट्स के लिए खबर आती हुई दिख रही है और स्टॉक पर 10% का उछाल है। 1323 करोड़ के ऑर्डर मिला है कंपनी को NHAI की तरफ से, तो वो एक बड़ी खबर आ रही है गायत्री प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से आप स्टॉक पर अब स्पाइक आते हुए दिख रहे हैं, 9.5% ऊपर है। तो कैप गुड्स एक थीम रही है जहां पर एक्शन भरपूर था, बट ऑफ कोर्स आज के बिग विनर्स हैं
पूरा का पूरा मेटल बास्केट। दमदार एक्शन आते हुए टॉप गेनर निफ्टी का टाटा स्टील 7% के रिबाउंड पर आपने स्टॉक को आज देखा है। थोड़ा यहां से मुनाफा वसूली हुई थी, 700 के नीचे गया था, वहां से दमदार रिकवरी आई है। टाटा मोटर्स नॉट टू फार बैक, 6.5% की तेजी इस काउंटर पर आपको दिखी। तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स आपके टॉप 2 गेनर्स हैं। ओएनजीसी दमदार एक्शन, 6% ऊपर ये स्टॉक। हिंडाल्को लगातार तेजी में रहा है, आज भी 5.5% की गेन दिखाकर गया। यूपीएल सुबह नेगेटिव खबर थी, पर कंपनी के क्लैरिफिकेशन के बाद मार्केट में बढ़िया एक्शन, 5% की तेजी। गेल, इसका बायबैक खुलने वाला है और उससे पहले स्टॉक में आज एक्शन 5% के उछाल आती हुई दिखी। बीपीसीएल खरीदारी 3% ऊपर। इंडसइंड बैंक, एलएनटी, एसबीआई लाइफ, आईओसी, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ आपके लिए कुछ विनर्स। एसबीआई में भी आज खरीदारी दिखी, पर दूसरी तरफ कोटक बैंक 4% फिसला है और मार्केट पर बड़ा दबाव। कोटक बैंक, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी जिसने आज 7000 का सर तोड़ा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली एचडीएफसी जहां पर आपने गिरावट देखी है 1.25% की, वहां से वीकनेस आई। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, यहां पर भी वीकनेस आपको आती हुई दिखी। इन्फोसिस एकदम फ्लैट क्लोज होते हुए दिख रहा है। बाकी वायदा कारोबार के स्टॉक्स की बात करें जहां पर आज आपको दमदार एक्शन दिखा, तो सेल बैन में है पर 6.5% ऊपर बंद होते हुए दिखा। नैल्को अच्छी खरीदारी इस काउंटर पर। जीएसपीएल बढ़िया मूव दिखाता हुआ। डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों में ही अच्छी खरीदारी दिखी। साथ ही कैनरा बैंक अनदर बैन वाला स्टॉक। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, टाटा केमिकल्स जो लगातार तेजी में रहा है और पीरामल एंटरप्राइजेस ग्लास बिजनेस के कारोबार की बिकवाली के लिए सीसीआई की मंजूरी, जो जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले खबर दी थी, वहां पर भी एक्शन दिखा सकता। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कैश का ऑप्शन में सुमित जी ने बताया था, वहाँ टारगेट हिट हो चुका है। गति 99 और 100 रुपये का टारगेट दिया था हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद, आप देखिए वो भी लगभग 99 के आसपास सुमित जी का पहुंच चुका है। 98 रुपये 20 पैसे का हाई बना है। न्यू इंडिया एश्योरेंस देखिए 10% भाग चुका है। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर भरपूर एक्शन होता हुआ दिखा है। आप देख सकते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर का साफ साफ असर इस पर भी आता हुआ दिखा है। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो भरपूर एक्शन में आपको नजर आएंगे। चलिए फाइनली क्लोजिंग होने की तैयारी में भारतीय बाजारों की ओर सुस्त क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्शन पूरा दिन भर ऊपर और नीचे का बना रहा आज बाजार में। तो थोड़ी तेजी, थोड़ी मंदी के संकेत दोनों तरफ से आए। तो एक तरफ से जहाँ निफ्टी ने मजबूती दिखाई, वहीं बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ बंद हुआ। फाइनली हाँ 1 घंटे से जिसका इंतजार कर रहे थे वो थी ये घंटे की मधुर आवाज़ जो बंद हुई। आज तो लिटरली मैं सोच ही रहा था कि कब खत्म हो, कब खत्म। ये तो अच्छा हो, भला हो, मतलब वरुण का कि ऑर्किड फार्मा की रिसर्च वो टाइम से ले आए, तो 5-7 मिनट हमें अच्छी रिसर्च सुनने समझने को मिली, देखने को मिली। आइए, बंद हो चुके हैं बाजार, फाइनल क्लोजिंग आए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम का क्या है एक्शन। पिछले हफ्ते से ही हम लगातार जीएसटी पर हमारी मुहिम आपके सामने रख रहे हैं। छोटे कारोबारियों को जो जीएसटी की वजह से हो रही है दिक्कत, उस पर हम पूरा का पूरा एक्शन रख रहे हैं। आज की मुहिम में भी हम इसी पर बातचीत करेंगे। शाम 5 बजे देखिएगा हमारा खास कार्यक्रम जीएसटी का जंजाल, कम करो जीएसटी का जंजाल। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनियों के लिए जीएसटी में जो बदलाव हैं वो उनकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं और इससे उन्हें जो दिक्कतें हो रही है उसे कैसे कम किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सरकार को क्या करना चाहिए। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप सिंगल साहब से करेंगे खास बातचीत 5 बजे। आप भी अपनी राय, सुझाव, सलाह हमें भेजें। हैशटैग जीएसटी मेक इट ईजी, इस पर आप अपनी राय हमें भेजिए। अगला शो है आपके लिए शाम 6 बजे का, आपकी खबर आपका फ़ायदा। एक इंटरेस्टिंग शो हम आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर की पोस्ट को देखकर किसी सामान या सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आज शाम 6 बजे का शो आपके लिए बेहद अहमियत वाला है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज़ को मीडिया पर एक पोस्ट डालने के लिए लाखों रुपए मिलते हैं। जी हाँ, लाखों रुपए। और पैसे के लिए वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस सामान या सर्विस का खुद इस्तेमाल किया है। और कई बार इन लोगों के चक्कर में लोग ठगे जाते हैं। अब उन लोगों के साथ कोई ठगी ना हो, इसके लिए ASCI यानी कि एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी जवाबदेही तय करने का फैसला लिया है। तो क्या होंगे प्रावधान, कैसे होगा सुधार और इन नियमों के आने के बाद आपके राइट्स क्या होंगे, इन्हीं पर करेंगे हम खास बातचीत। 3 मेहमान होंगे हमारे साथ। मनीषा कपूर, सेक्रेटरी जनरल ASCI, हुसैन आरिफ हबीब साहब, सेलिब्रिटी सोशल मीडिया मैनेजर, और पारस तोमर साहब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आपकी खबर आपका फ़ायदा में ज़रूर देखिए हमारी खास पेशकश, सोशल मीडिया प्रचार हो जाए होशियार, शाम 6 बजे। और रात 8:30 बजे देश की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने वाली केमिकल इंडस्ट्री को बजट से क्या मिला। केमिकल इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ के लिए
सरकार के क्या क्या मायने हैं, ये जानने के लिए देखिए केमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत आज शाम 7 बजे जरूर देखिएगा। और कोरोना काल में साइबर फ्रॉड के मामलों में आई है बड़ी तेजी। आरबीआई ने भी हाल ही में साइबर फ्रॉड को लेकर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने पैसे को खुद सुरक्षित रखें। कैसे करेंगे आप, ये बताएंगे हम आज आपको मनी गुरु में। तो मनी गुरु में हम आपको बताएंगे साइबर फ्रॉड से बचने के 5 दमदार तरीके, और साथ ही बताने के लिए हमारे साथ होंगे FIS के चीफ रिस्क ऑफिसर भरत पांचाल साहब। साइबर फ्रॉड से बचाएंगे 5 तरीके, ये है आज शाम 8:30 बजे का विशेष शो आपके लिए। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, नितिन जी, सुमित जी, वागले साहब, सब हो गए? सब हो गए, कोई बचा नहीं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, क्लोजिंग वाले शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात।